हेलो ऑफिसर्स। आप सभी का स्वागत है ज्योग्राफी के लेक्चर सीरीज में। और आज जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक। देखो, जब भी हम वॉल्केनिज्म के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में फायर के बारे में आता है, हमारे दिमाग में ब्लास्ट के बारे में आता है, हमारे दिमाग में लावा के बारे में आता है। और हमें लगता है वॉल्केनिज्म सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर से रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वॉल्केनिज्म सिर्फ और सिर्फ डिजास्टर नहीं है, बल्कि क्या है, अर्थ के अंदर जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी का सरफेस एक्सप्रेशन है वॉल्केनिज्म। ठीक है। अभी देखो, अभी हम वॉल्केनिज्म को स्टार्ट करने से पहले वॉल्केनिज्म जो वर्ड है ना, इसकी थोड़ी हिस्ट्री को समझते हैं। जो एंशिएंट ग्रीक थे, इन्हें क्या लगता था कि वॉल्केनिक इरप्शन तब होता है जब अर्थ के अंदर जो एक गॉड है, अंडरवर्ल्ड के गॉड जिनका नाम है वल्कन। ठीक है। जब वल्कन गॉड अंडरग्राउंड, मतलब अर्थ के नीचे, जब अपने फर्नेस को ऑन करते थे, मतलब अपने फर्नेस को जब जलाते थे, और इसी के कारण क्या होता था, वॉल्केनिज्म प्रोसेस होता था। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि मॉडर्न थियरी आई। ठीक है। जब वॉल्केनो के बारे में और ज्यादा स्टडी की गई, लेकिन क्या हुआ कि इस वर्ड को तो ले लिया गया, लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी थी उसका साइंटिफिक रीजन दिया गया। ठीक है। मॉडर्न जो जियोलॉजी है वो क्या बताती है कि वॉल्केनो का जो रिलेशन है ना, वो कोई मिथिकल स्टोरी से नहीं है, बल्कि अर्थ के अंदर जो इंटरनल प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस से। ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि आखिर जब इस प्रोसेस से है, तो वॉल्केनिज्म का मतलब क्या होता है। व्हाट इज वॉल्केनिज्म, हम ये समझते हैं। देखो, अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के अंदर मॉल्टन मटेरियल होता है, जिसे हम मैग्मा कहते हैं। ठीक है। जब वो मैग्मा सरफेस पे आता है, कैसे आता है सरफेस पे, थ्रू क्रैक्स, फॉल्ट या फिर वीक जो, इन सब के थ्रू क्या होता है, वो सरफेस पे आता है। एंड उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्केनिक प्रोसेस। ठीक है। अभी देखो, होता क्या है, सिंपल वर्ड में अगर हम समझे, तो अर्थ के अंदर क्या है, हीट है और प्रेशर है। अर्थ के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर है। और ये हीट और प्रेशर क्या करते हैं, रॉक्स को मेल्ट कर देते हैं, और मेल्ट करके क्या बना देते हैं, मैग्मा। ठीक है। और जब हमारा ये मैग्मा सरफेस पे आ जाता है, और ये सरफेस पे कब आएगा, ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पे देखो, क्या ये उस जोन के थ्रू सरफेस पे आता है जो जोन बहुत ज्यादा वीक हो। ठीक है। या फिर कोई फॉल्ट डेवलप हो गया हो, कोई क्रैक डेवलप हो गया हो, या फिर कोई माउंटेन एरिया हो। ठीक है। उस एरिया के थ्रू क्या होता है, ये मैग्मा सरफेस पे आ जाता है। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो एक सरफेस एक्सप्रेशन है इंटरनल अर्थ डायनेमिक्स का। क्लियर है। चलो, अभी यहीं से आते हैं हम लोग। देखो, ये वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉल्केनो ओरिजिनेट ड्यू टू इंटरनल प्रोसेस ऑफ द अर्थ। ठीक है। और प्राइमरली किससे लिंक होता है, हीट और प्रेशर से। सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जो चीज अभी मैंने आपको बताया। ठीक है। और ये जो हीट और प्रेशर है, ये क्या करते हैं, इसके कारण मूवमेंट होता है, किसका, मॉल्टन मटेरियल का। और यही जब सरफेस पे आता है, इसी को हम लोग वॉल्केनिज्म कहते हैं। ठीक है। अभी सबसे पहले ना सवाल आता है कि आखिर ये वॉल्केनो बनता क्यों, वाई वॉल्केनो फॉर्म। अब हम थोड़ा बेसिक समझते हैं। ठीक है। क्या होता है ना कि अर्थ का जो इंटीरियर है, वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गर्म। ये हमें पता है, ये हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ा अर्थ का, तो उसमें हमने देखा था। तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो बहुत ही ज्यादा हॉट है। एंड हॉट होने के कारण क्या होता है, ये हीट क्या करता है, अंदर के मेंटल में जो रॉक है ना, उस रॉक को मेल्ट कर देता है। ठीक है। एंड वो फिर क्या बन जाता है, वो फिर मैग्मा बन जाता है। और यही मैग्मा क्या होता है, सरफेस पे आता है। ये जब भी कोई चीज गर्म होती है, जब वो कोई भी चीज हीट होगी, तो ये क्या होगी, ऊपर उठना स्टार्ट कर देती है। तो बस इसी तरह से इट राइज थ्रू क्रैक्स, फॉल्ट्स एंड वीक जोन, जो हमने अभी समझा। ठीक है। और जब ये मैग्मा बाहर सरफेस तक पहुंच जाती है, तो इसी को हम कहते हैं वॉल्केनिक इरप्शन। क्लियर है। अभी देखो, यहां से हम लोग ना और आगे बढ़ेंगे। जब हम ये समझ जाते हैं कि जब मैग्मा क्रैक, फॉल्ट या फिर वीक जोन के थ्रू सरफेस पे ऊपर आ जाता है, तो इसे हम वॉल्केनिक इरप्शन कहते हैं। ठीक है। लेकिन फिर एक बात और आती है दिमाग में कि वॉल्केनो जो है, वो बेसिकली, आप क्या बताना चाह रहे हो सर। हम ये बताना चाह रहे हैं कि वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो बेसिकली, एक लाइन में अगर हम समझेंगे, तो सरफेस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल अर्थ डायनेमिक्स। इतना ही समझना है।
ठीक है। अभी देखो क्या होता है, जब हम वॉल्केनो के बारे में समझ जाते हैं तो फिर आता है कि आखिर वॉल्केनो होता क्यों, आखिर किन किन चीजों का रोल है वॉल्केनिक प्रोसेस में, वॉल्केनिक इरप्शन में। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा था। अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का रोल देखेंगे कि आखिर वॉल्केनो में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का रोल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में हमने क्या देखा था, एक सबडक्शन जोन होता है। अभी देखो यहाँ पे ये चीज मैंने पिक्चर डाला हुआ है ताकि आपको ये समझ में आएगा। प्लेट टेक्टोनिक में हम लोगों ने देखा था तीन तरह के प्लेट बाउंड्रीज होती थी, एक डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अभी कन्वर्जेंट में क्या होता है, एक प्लेट सबडक्ट कर जाता है दूसरे प्लेट के अंदर। ठीक है, और ये जो सबडक्टेड प्लेट है, सपोज यहाँ पे दो प्लेट है, वेट, फोटोज में भी है बट मैं सोच रहा हूँ ऐसे बताऊं। देखो ये दो प्लेट है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ठीक है, अभी क्या होता है कि ये जो दूसरा वाला प्लेट है ये सबडेक्ट हो जाता है पहले वाले प्लेट के ऊपर अंदर। ठीक है, 1 और 2। दूसरा प्लेट क्या हो रहा है, पहले वाले प्लेट के अंदर सबडेक्ट हो जा रहा है। और जब ये प्लेट अंदर जा रहा है, ठीक है, तो ये प्लेट क्या हो रहा है, मेल्ट हो जा रहा है। और मेल्ट होके क्या बन जा रहा है, मैग्मा बन जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, जब ये प्लेट अंदर गया, मेल्ट हो गया। क्यों मेल्ट हो गया, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था और इसके कारण वो मैग्मा बन जाता है। और ये मैग्मा क्या होता है, राइज होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो, ये प्लेट इधर आया, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होके क्या बना, मैग्मा। और ये मैग्मा फिर क्या हुआ, ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, और इस तरह से क्या देखते हैं, और ये जो ऊपर जाता है ये क्या होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि बॉम्ब टाइप का कुछ फट गया, इसीलिए हम कहते हैं एक्सप्लोसिव वोल्केनो। कब, हम जब देख रहे हैं कि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज वाला सीन हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो इस तरह से बनी हुई क्या क्या चीजें, जो एंडीज का माउंटेन रेंज है, ये इसी प्रोसेस के थ्रू बना है। ठीक है, जो जापान और फिलीपीन वाला एरिया है, ये क्यों बना है, ये इसी चीज की वजह से बना है। ठीक है, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वो जो हम देखते हैं जहाँ पे इतना ज्यादा वॉल्केनोज है, वो वॉल्केनो जो वहां पे दिख रहा है उसका रीजन भी क्या है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। ठीक है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है। और आप देखोगे कि वॉल्केनो जो है ना, इसमें कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का बहुत बड़ा रोल है। आप देखोगे कि मोर देन 70% ऑफ वॉल्केनो, वर्ल्ड में जितना भी वॉल्केनो है अभी के टाइम पे, एक्टिव वॉल्केनो, मोर देन 70% कहाँ पे है, मोर देन 70% पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में हमने क्या देखा था, यहाँ पे हम देखे थे बाउंड्रीज, जहाँ पे प्लेट एक दूसरे से के अंदर सबडक्ट हो रही है, जहाँ पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के साथ कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, और यही रीजन है कि आपको ज्यादातर एक्टिव वॉल्केनो उसी एरियाज में दिखते हैं। ठीक है, और इसीलिए ये जो प्रोसेस है ये किस तरह का वॉल्केनो बनाता है, ये बनाता है स्ट्रेटो वॉल्केनो। ये जो प्रोसेस है ये स्ट्रेटो वॉल्केनो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है, अभी देखो, ये तो था जब हम देख रहे थे कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री। अभी हम ना डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री भी देखते हैं। डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जाएगा, यहाँ पे देखो, प्लेट मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है, प्रेशर जो होता है ना मेंटल के ऊपर, ये डिक्रीज हो जाता है। अब कुछ सोच के देखो, ये है हमारा लेयर। ठीक है, एक मिनट, ये है हमारा दो प्लेट, ये है मेंटल वाला रीजन। ठीक है, जब ये प्लेट इधर की तरफ चल जाएगा और ये प्लेट इधर की तरफ चल जाएगा, जब ये प्लेट डाइवर्जेंस में चले जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मेंटल है ना, इसके ऊपर से ये प्लेट हट जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मेंटल के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, ये प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब ये प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और इसके कारण क्या होता है, ये डिकम्प्रेस हो जाता है। ठीक है, और डिकम्प्रेस होने के कारण हम देखते हैं कि यहाँ से बेसाल्टिक मैग्मा बाहर आ जाता है बहुत इजीली। यहाँ पे देखो, इस फोटो में दिखेगा आपको, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर जा रहा है तो क्या हो रहा है कि मेंटल पे प्रेशर कम पड़ता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज होने के कारण यहाँ से मैग्मा बाहर आती है। ठीक है, और यहाँ से देखो मैग्मा जो बाहर आ रही है ना, वो बहुत आराम से आ रही है।
और आपका ये सब आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये सब आपको मिड ओशियनिक रीज में देखने को मिलेगा, MOR में, जो हम लोगों ने सी स्प्रेडिंग थ्योरी देखा था ना, कि उसी के ऊपर बेस्ड है। क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम देख रहे हैं मिड अटलांटिक रीज, आइसलैंड में जो, ठीक है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है सील्ड वॉल्केनो। ये बहुत कम एक्सप्लोसिव होता है। यहाँ से जो मैग्मा बाहर आती है बहुत आराम से आती है, बहुत इजीली आती है, ऐसे कोई फट के ब्लास्ट होके नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या बनाता है? सील्ड वॉल्केनो। अभी लग रहा होगा कि ये सील्ड वॉल्केनो क्या है, ये स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या है। हम जब टाइप पढ़ेंगे ना वहां पे समझ में आएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? सिर्फ हम देख रहे हैं कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, इसमें जो बाउंड्रीज होती है, उस बाउंड्री के कारण आखिर क्या चीजें हो रही है। कन्वर्जेंस जोन में हमने क्या देखा कि एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं, ठीक है। और फिर जब हम डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जो वोल्केनो होते हैं वो बहुत कम एक्सप्लोसिव होते हैं, लेस एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है। अभी इसके बाद आते हैं हम तीसरा, ये क्या है? हॉटस्पॉट रीजन, ठीक है। हॉटस्पॉट क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? सपोज ये हम देख रहे हैं, अभी पिक्चर को आराम से देखो, क्या हो, ये जो प्लेट है, ये प्लेट देखो, ये प्लेट क्या है? बाउंड्री से बहुत दूर है, यहाँ पे किसी भी तरह की बाउंड्री नहीं दिख रही। ये क्या है कि मेंटल का जो पार्ट है, ये जो मेंटल वाला रीजन है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? मैग्मा बना हुआ है। अपर मेंटल में हम देख रहे हैं कि मैग्मा बन रहा है, ठीक है। और ये मैग्मा जब गर्म होती है तो धीरे धीरे करके ऊपर आती है, ये इसी तरह से यहाँ पे ऊपर आ रही है, ठीक है। और ये क्या कर रही है? प्लेट ऊपर से मूव करती रहती है। हमें क्या पता है कि प्लेट जो है वो क्या होता है? स्टेशनरी तो होता नहीं है, वो मूव करता रहता है। तो मेंटल से हम देख रहे हैं कि मैग्मा गर्म होके ऊपर आ रही है, ठीक है। और इस रीजन में एक हॉटस्पॉट बना रही है, ठीक है। अब प्लेट क्या है? यहाँ से मूव करती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्लेट एक ही जगह पे रहता है। अगर आपको याद होगा तो इंडिया जो है, इंडिया क्या है? पहले कभी गोंडवाना का पार्ट था, और वो क्या है? वो ट्रेवल करते करते आज जहाँ पे यूरेशियन प्लेट में टकरा के आज वो एशिया का पार्ट बना हुआ है। वो कैसे बनता है? तो इसी तरह से जब वो अपना ट्रेवल कर रहा था, ठीक है, सपोज अभी मैं ये बात करूं, पूरा इंडिया का मैप में नहीं बना रहा, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ हॉटस्पॉट थे, ठीक है, इस तरह से कोई माउंटेन रेंजेस थे जो कि मैग्मा बाहर आ रहा है। ये जो हमारा प्लेट है, ये प्लेट मूव कर रहा है, ठीक है, मूव करते करते आज के पोजीशन में ये पहुंचा है, ठीक है। इसीलिए जब ये प्लेट इस हॉटस्पॉट के ऊपर से जा रहा था ना, तो क्या हुआ था कि यहाँ से जो मैग्मा बाहर आ रहे थे, ये मैग्मा इसके ऊपर था, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे हमारा जो डेक्कन रीजन, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है, वहां पे हमें क्या मिलता है? हमें वहां पे वॉल्केनिक रॉक सिस्टम देखने को मिलता है, वहां पे हमें वॉल्केनिक लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। वो किसके कारण बना? वो इसी हॉटस्पॉट के कारण बना, ठीक है। अभी उसी चीज को यहाँ पे समझाया जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्लेट बाउंड्री है ना, वो प्लेट क्या होता है? ये डीप मेंटल प्लूम निकलता जा रहा है हॉटस्पॉट के थ्रू, यहाँ से ये बाहर आ रहा है। और क्या होता है? प्लेट जब इस स्टेशनरी हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरता है, ठीक है। ये हॉटस्पॉट क्या है? एक चेन ऑफ वॉल्केनो होते हैं। यहाँ पे एक माउंटेन नहीं होता, यहाँ पे भी मैंने क्या बनाया? दो माउंटेन बनाया। यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारे माउंटेन होते हैं, ठीक है। और जब ये प्लेट इस माउंटेन के ऊपर से गुजरता है, तो इस प्लेट में क्या होता है? वॉल्केनिक रॉक आ जाता है। यहाँ पे मैग्मा इस प्लेट में ऊपर दिखता है, और फिर ये यहाँ पे ठंडा हो जाता है। और जब ये प्लेट यहाँ से मूव कर जाता है, तो क्या होता है? इसमें आपको जो वॉल्केनिक रॉक देखने को मिलता है, जो आपको वॉल्केनिक फीचर देखने को मिलता है, वो इसी कारण से मिल रहा है, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल है रीयूनियन आइलैंड, ठीक है। और ये जो रीयूनियन यूनियन आइलैंड है, ये कहाँ पे? ये रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर है। और यहीं से कभी इंडिया गुजरा था, जिसके कारण क्या हुआ कि हम अपने डेक्कन प्लेट्यू पे वॉल्केनिक फीचर देखने को मिलता है, ठीक है। अभी देखो ये तो था हॉटस्पॉट वाले रीजन। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं कर रहा है, प्लेट्स मूव करती है। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो फिर ये थ्योरी पूरा वेस्ट चले जाएगा, ठीक है। अभी देखो जब ये हॉटस्पॉट का भी हम यहाँ पे देख लीजिए, ये हॉटस्पॉट के कारण भी क्यों ऐसा वॉल्केनिज्म हमें देखने मिल रहा है, ठीक है। फिर आता है स्ट्रक्चरल वीकनेस, ये एक मेन रीजन, ठीक है। क्या होता है कि अर्थ का जो लेयर है, ठीक है, हर जगह पे अर्थ उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और उतना ही ज्यादा बड़ा लेयर नहीं रहता है, ठीक है। हर जगह पे अलग अलग तरह के फीचर्स हमें देखने मिलते हैं। तो जब हम स्ट्रक्चरल वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो अर्थ के क्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थ का जो क्रस्ट है ना, हर जगह पे उसका जो थिकनेस है वो सेम नहीं होगा। जैसे हम ओशनिक क्रस्ट में देखते हैं,
वहाँ पे उसका थिकनेस क्या दिखता है? वहाँ पे हमें उसका थिकनेस बहुत कम दिखता है। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है उसका थिकनेस क्या होता है? ज़्यादा होता है। और यही रीज़न है कि आपको वोल्केनोज़ जो है ना, कहीं डीप इंटीरियर में देखने को नहीं मिलेगा। वो हमेशा बाउंड्रीज़ में ही देखने को मिलता है। क्यों? उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़, उसका रीज़न है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़। और हमें रेयरली कभी क्या होता है कि डीप इंटीरियर में, किसी कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में आपको वोल्केनो देखने को मिलता है। ठीक है? तो अभी देखो, जो क्रैक्स होते हैं, जो फॉल्ट्स होते हैं, जो वीक ज़ोन होते हैं, वोल्केनो वहाँ से निकलता है। देखो, वोल्केनो आल्सो ओरिजिनेट ड्यू टू फॉल्ट्स, फ्रैक्चर या फिर रिफ्ट ज़ोन। ठीक है? जो रिफ्ट ज़ोन होता है, वहाँ पे भी। अभी देखो, यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो फॉल्ट है, फ्रैक्चर है और ये जो रिफ्ट ज़ोन है, ये क्या करता है? ये एक्ट करता है एज़ अ पाथवे। ठीक है? ये एक रास्ता बनाता है किसके लिए? मैग्मा के लिए, ताकि मैग्मा ऊपर आ सके। ठीक है? इसी का एग्ज़ाम्पल अगर आप लेना चाहोगे, आज के टाइम पे अगर आप अ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखते हो, तो आप ईस्टर्न साइड में देखोगे, एक नया रिफ्ट वैली डेवलप हो रहा है। ठीक है? और उस रिफ्ट वैली से देखोगे कि मैग्मा बाहर आने के चांसेस हैं इन फ्यूचर। अभी वहाँ पे बहुत कम ऐसे आपको वोल्केनिक आइलैंड देखने मिल रहा है, आपको वहाँ पे बहुत कम वोल्केनिज़्म देखने मिल रहा है। लेकिन आने वाले टाइम पे शायद आपको वहाँ पे बहुत सारे वोल्केनो दिखें। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक रिफ्ट वैली डेवलप हो रहा है। अगर आप ये देखोगे कि ये हमारा अ, अफ्रीका का मैप है, अगर मैं सही बना पा रहा हूँ तो। ये अगर अफ्रीका का मैप है, तो इस अफ्रीका के मैप में आप क्या देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये अलग हो रहा है। यहाँ पे हमारा मेडागास्कर है, ये वाला पार्ट अलग हो रहा है, यहाँ पे एक रिफ्ट वैली डेवलप हो रही है। ठीक है? हम इसी रिफ्ट वैली के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? ये वीक ज़ोन है। ये क्या है? ये फ्रैक्चर ज़ोन है। यहाँ से ये टूट रहा है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से ये अलग हो रहा है। क्लियर है? चलो, अभी हमने देखा कि आखिर स्ट्रक्चरल वीकनेस, हॉटस्पॉट, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इन सब के कारण वोल्केनो क्यों डेवलप होते हुए हमें दिखता है। वोल्केनो इस रीजन में ही हमें क्यों दिखता है। ठीक है? अभी देखो क्या है ना, कि हम एक चीज और बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्मा के बारे में। हम बार बार मैग्मा के को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैग्मा के बारे में डिटेल में नहीं समझ रहे हैं। तो अब क्या होगा ना, हम मैग्मा का रोल समझेंगे कि आखिर ये जो मैग्मा का कंपोजिशन है, वो कैसा होता है। सबसे पहले देखो, मैग्मा कितने टाइप के होते हैं। एक होता है बसाल्टिक। ठीक है? बसाल्टिक मैग्मा में क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सिलिका जो होता है ना, वो बहुत कम होता है। और इसका जो नेचर देखोगे, ये फ्लूइड नेचर का होता है। ठीक है? ये क्या होता है? लिक्विड टाइप का होता है। ठीक है? और इसके कारण क्या, सील्ड वॉल्केनो बनते हैं। अभी भी आपके दिमाग में है, ये सील्ड वॉल्केनो क्या है? वेट करो थोड़ा, बस दिमाग में लेके चलते रहो। ठीक है? फिर आता है एंडिस्टिक। ये जो टाइप है मैग्मा का, ये क्या होता है? इसमें सिलिका का जो कंटेंट होता है ना, वो मीडियम होता है। ठीक है? जिसके कारण क्या है, ये और ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है? और इसके कारण क्या बनते हैं? इसके कारण कंपोजिट वोल्केनो बनते हैं। और एक और टाइप होता है रियोलिटिक। ठीक है? इसमें क्या होता है, सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसका नेचर देखोगे, वेरी विस्कस। मतलब क्या है, हम ये देख रहे हैं सिलिका का कंटेंट जिस भी टाइप ऑफ मैग्मा में ज़्यादा है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा विस्कस है। जिसमें कम है, वो थोड़ा कम विस्कस है। ठीक है? अब यहाँ से समझो कि जिसमें आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा सिलिका का कंटेंट है, वो क्या है? बहुत ज़्यादा विस्कस है। तो उसका जब इरप्शन होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। क्लियर? देख, अगर आप मैग्मा का कंपोज़िशन समझो, अभी और भी समझना है, अभी मैग्मा के बारे में और भी पता चलेगा। अभी ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका ही हम मैंने बताया कि जिसमें लो कंटेंट रहता है, जिसमें ज़्यादा रहता है, तो फिर वो किस तरह के वोल्केनोज़ को बनाता है। ठीक है? अभी एक चीज़ समझो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई वोल्केनोज़ आर नॉट रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। आखिर वोल्केनो कहीं भी ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों नहीं है? उसका रीज़न क्या है? तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ना, क्या पढ़ा हम लोगों ने? प्लेट बाउंड्री। जहाँ पे हमने देखा कि प्लेट बाउंड्रीज़ जहाँ पे होती है ना, प्लेट के बीच में, अगर ये पूरा एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, तो इन बाउंड्रीज़ में आपको वोल्केनोज़ देखने मिलेगा। ठीक है? लेकिन आपको इस प्लेट के इंटीरियर में वोल्केनोज़ नहीं देखने को मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते हैं? देखो, प्लेट क्या होता है? ये तो पहली बात, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है सब। ठीक है? तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बहुत ऐसे भी बहुत ज़्यादा थिक होता है।
जिसके कारण क्या है कि हम बीच से नहीं देखते, ठीक है? और हमें क्या पता है कि वॉल्केनिक प्रोसेस तब स्टार्ट होता है, वॉल्केनो तब बाहर आता है, वॉल्केनिक इरप्शन तब होता है जब कोई रिफ्ट वैली हो या फिर कोई वीक ज़ोन हो या फिर कोई फॉल्ट ज़ोन हो, ठीक है? उस एरिया से वॉल्केनिक इरप्शन होता है। लेकिन इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट में, बीच में, कोई किसी प्लेट के बीच वाले एरिया में, यहाँ पे कभी भी आपको वॉल्केनोज़ नहीं देखने मिलते हैं। रीज़न क्या है कि ये बीच नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा थिक होता है और इसको पेनिट्रेट करके मैग्मा बाहर आए, ये बहुत कम देखने को मिला है। ठीक है? अभी ये अगर हम समझ गए कि यहाँ पे क्या होता है, ये ज़्यादातर कंसंट्रेटेड कहाँ पे होते हैं? प्लेट बाउंड्रीज़ के पास, ठीक है? और कहाँ पे होते हैं? हॉटस्पॉट्स के पास, ठीक है? हॉटस्पॉट क्या होता है? हॉटस्पॉट हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हॉटस्पॉट क्या होता है? एक मेंटल प्लूम के साथ कनेक्टेड होता है, जिसके कारण मैग्मा लगातार बाहर वहाँ से निकलते रहती है, ठीक है? और हम एक लाइन में वोल्केनोज़ बनते जाते हैं, ठीक? ये समझ गए। अब आते हैं थोड़ा-सा कि जब वोल्केनो के बारे में हमें पता चल गया कि ये ज़्यादातर प्लेट बाउंड्रीज़ के पास होते हैं, ये ज़्यादातर हॉटस्पॉट के पास होते हैं। बहुत ही रेयरली आपको दिखेगा कि ये कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में है, ठीक है? अगर आपको कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में दिख भी रहा है, तो ये आपको सील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो देखने को मिलेगा और बहुत रेयरली होता है ये, ठीक है? अभी देखो क्या है कि हम यहाँ पे ये देख लिए कि वोल्केनो का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से बहुत ईज़िली एक्सप्लेनेबल है। इसीलिए मैंने बोला कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को ज़्यादातर जियोलॉजिस्ट जो हैं आज के टाइम पे सपोर्ट करते हैं और एविडेंस भी है सपोर्ट करे। क्लियर है? अभी देखो ये समझ गए हम, तो फिर बात आती है कि सर वोल्केनो का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखो ये है पिक्चर जिसमें आपको वोल्केनो का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखो ये क्या है? एक कंडक्ट से जुड़ा हुआ है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ से क्या होता है मैग्मा बाहर आती है, ठीक है? और इसके ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं वेंट, ठीक है? अभी अच्छे से यहाँ पे समझना है हमें क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होगा, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है? और क्या दिक्कत होगी? ये पूरा जो वोल्केनो का चैप्टर है ना, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी, ठीक है? अभी देखो ये क्या है? ये कंडक्ट है, जहाँ से मैग्मा ऊपर जाता है, ठीक है? और मैग्मा चैम्बर कहाँ पे है? जहाँ पे मैग्मा बेसिकली होता है। तो हम नीचे वाले पार्ट को बोल रहे होंगे मैग्मा चैम्बर, क्लियर है? अभी वेंट क्या है? वेंट है वो ओपनिंग जहाँ से इरप्शन होता है, क्लियर है? और ये क्या है? लावा फ्लो, यहाँ से इरप्शन हुआ, यहाँ से लावा क्या हुआ? फ्लो होने लगा। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये लावा फ्लो है। यहाँ से लावा मैग्मा बाहर निकला। अभी देखो जब तक ये जो मैग्मा है अर्थ के इंटीरियर में, तब तक इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तब तक इसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और जब ये सरफेस पे आ जाता है तब हम इसे क्या बोलते हैं? लावा। और ये जो आपको यहाँ पे रेड लाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लावा है, ठीक है? ये सरफेस पे बहने वाला मैग्मा है जिसको हम लोग लावा कहते हैं। अभी देखो क्या है जब मैग्मा बाहर आती है ना, तो इसके साथ कभी-कभी ना बहुत ज़्यादा ऐश, ठीक है? मतलब कि जिसको हम लोग कहते हैं अ, हिंदी में कौन-सा वर्ड होता है ऐश के लिए? राख। राख बाहर आती है, ठीक है? एंड इसके साथ बहुत सारे पाइरोक्लास्टिक चीज़ें भी बाहर आती हैं, ठीक है? अभी देखो, इसके बारे में हम भी देखें, अभी हम यहाँ पे बताएँगे कि और क्या-क्या चीज़ें बाहर आती है, इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी देखो इसके साथ जो पाइरोक्लास्टिक चीज़ें आई, वो भी बाहर आके फ्लो में जाएगी, वो भी फ्लो होने लगी, ठीक है? और इसके साथ-साथ क्या हुआ, लैंडस्लाइड भी कभी-कभी देखने को मिलता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव फ्लो होता है, उस टाइम पे, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है कि वेंट क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है, मैग्मा चैम्बर क्या होता है, लावा फ्लो क्या होता है एंड ऐश क्लाउड क्या होता है। जब इस वेंट से ऐश बाहर आती है, राख बाहर आती है ना, तो ये क्या होती है बहुत ऊपर तक जाती है और कभी-कभी ये क्लाउड के साथ मिल जाती है और बना देती है ऐश क्लाउड, ठीक है? अभी देखिए कि अंडर अर्थ जब ये चीज़ अर्थ के अंदर रहता है, तो इसे मैग्मा कहते हैं, आफ्टर इरप्शन हम इसे लावा कहते हैं, ठीक है? अभी यहीं से बात होती है कि टाइप ऑफ मैग्मा के बारे में, कि मैग्मा का क्या कितना टाइप होता है। अभी हमने यहाँ पे देखा था कि मैग्मा के कंपोज़िशन क्या होती है, जिसमें हमने सिलिका का कंटेंट देखा था। अब बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग मैग्मा का टाइप देख रहे हैं। यहाँ से जो चीज़ें बाहर आ रही है ना, उसका भी टाइप होता है। ठीक है? अब किस-किस टाइप के होते हैं, ये कैसे पता चला? तो जब भी वोल्केनिक इरप्शन होता था ना,
तो यहाँ से जो मटेरियल होता था, वो मटेरियल लैब में ले जाके इसके ऊपर रिसर्च किया जाता था कि आखिर इस ये जो मटेरियल बाहर आया है, इस मटेरियल का केमिकल कंपोज़िशन क्या है? एंड उसी के बेसिस पे क्या है कि हम लोगों ने ये पता लगाया कि मैग्मा के कितने टाइप होते हैं, ठीक है? अभी देखो सबसे पहले हम लोग आते हैं एसिडिक लावा पे। जब ये बाहर आता है, तब हम इसे लावा बोलते हैं। तो जो एसिडिक लावा होता है, एसिडिक लावा इसे क्यों बोलते हैं, उसका रीज़न क्या है, तो वो सब हम अभी यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखो, जब लावा बाहर आता है, अगर ऐसा कोई लावा है, ऐसा मटेरियल है, जिसमें क्या होता है, हाई सिलिका कंटेंट। सिलिका का कंटेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। तो सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, ये लाइट कलर का होता है, मतलब बहुत डार्क नहीं होता है। व्हाइट कह लो या फिर ग्रे कह लो, इस तरह के कलर में आपको ये देखने को मिलता है। अभी देखो, अगर इसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? मतलब अदर जो डेंसर मटेरियल है, उसका कंटेंट कम है, जिसके कारण क्या होता है कि ये लो डेंसिटी का होता है, ठीक है? और जब ये लो डेंसिटी डेंसिटी का होता है, तो क्या होता है ना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसलिए ये हाइली विस्कस होता है। ये जैसे ही बाहर आता है, बहुत ज़्यादा जल्दी वो क्या होता है, सॉलिडिफाई होने लगता है। अब देखो, ये बहुत स्लो फ्लो कर रहा है, लेकिन ये सॉलिडिफाई कितना जल्दी हो रहा है, सॉलिडिफाई बिफोर ट्रेवल सो मच। वो ज़्यादा दूर तक फ्लो कर पाए, स्प्रेड कर पाए, उससे पहले ये सॉलिड होने लगता है। ठीक है? और कभी-कभी ऐसा होता है कि यहाँ से ये इरप्शन हुआ और वेंट पे ही आके ये सॉलिडिफाई हो गया। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे ही ये एयर के कॉन्टैक्ट में आता है, सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। इसका टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है और ये सॉलिड बन जाता है। तो कभी-कभी ये वेंट को भी ब्लॉक कर देता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि एसिडिक लावा में क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और इसीलिए ये हाईली विस्कस भी होता है और ये बहुत स्लोली मूव करता है। क्यों बहुत स्लोली मूव कर रहा है? क्यों ऐसा है? तो इसलिए है क्योंकि ये हाईली विस्कस है। ठीक है? और ये सॉलिडिफाई हो जाता है बहुत जल्दी, इसीलिए ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। ठीक है? अभी देखो, ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पा रहा है, ठीक है? इसके कारण क्या हो रहा है कि ये कभी-कभी वेंट में ही आके ब्लॉक हो जा रहा है, यहीं पे सॉलिडिफाई हो जा रहा है। तो सोचो, एक बार यहाँ पे आके सॉलिडिफाई हो गया, वेंट को ब्लॉक कर दिया, देन दोबारा से कभी अगर इरप्शन होता है, तो इसको तोड़ते हुए बाहर आएगा वो, क्योंकि इतना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनाएगा ना। यहाँ पे अगर सॉलिडिफाई हो गया लावा, तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होगा कि इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। तो वापस से जब यहाँ पे इरप्शन होगा, तो क्या होगा, इसको तोड़ते हुए बाहर आ जाएगा। इसीलिए क्या देखोगे कि ये जब इरप्शन होता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। मतलब ये ऐसा लगता है कि बॉम्ब फूट रहा है, ऐसा इरप्शन होता है। जिसके कारण क्या होता है कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल का रिलीज़ हमें देखने को मिलता है इन एटमॉस्फेयर, इन आवर सरफेस एरिया। ठीक है? ये कब होता है? जब हम बात करते हैं एसिडिक लावा, जिसमें सिलिका का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ लावा की बात, ठीक है? और ये जो दूसरा टाइप है, ये क्या है? ये है बेसिक लावा। बेसिकली बेसिक लावा में क्या होता है, सिलिका का कंटेंट कम होता है, आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है और मैग्नीशियम का कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है? अभी देखो, ये जो बेसिक लावा है, देखो ये जो हम बोल रहे हैं ना कि आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है मैग्नीशियम का, एज़ कंपेयर टू हम एसिडिक लावा बोल रहे हैं। एसिडिक लावा में हमारा जो आयरन का कंटेंट है, ये कम होता है, मैग्नीशियम का कंटेंट कम होता है। लेकिन जब हम बेसिक लावा के बारे में बात करते हैं, इसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है, लेकिन आयरन और मैग्नीशियम का जो कंटेंट है, वो एसिडिक लावा से ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है? जो परसेंटेज होता है, वो ज़्यादा है। अभी देखो, इसमें हम देख रहे हैं आयरन और मैग्नीशियम, ये 2 बहुत ही ज़्यादा डेंसर मटेरियल है, ठीक है? और जब इस तरह के डेंसर मटेरियल का कंपोज़िशन से बना हुआ ये लावा है, तो उसकी जो डेंसिटी है, वो भी हाई होगी और साथ ही साथ उसका कलर भी जो होगा, वो डार्क होगा, ठीक है? और जब हाई डेंसिटी और डार्क कलर के साथ है, तो इसका क्या हम देखते हैं कि इसका जो फ्लूइड ये जो निकलता है बाहर, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड फॉर्म में निकलता है, ठीक है? ये लिक्विड फॉर्म में निकलता है और यही रीज़न है इसका कि ये ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फैलता है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फैलता है और आराम से फैलता है। ये तुरंत सॉलिडिफाई तो होने वाला नहीं है। तो ये देखो, जैसे वेंट से निकला, ठीक है? हम ये देखते हैं। जैसे ही इस वेंट से लावा बाहर आई, तो लावा क्या हुआ, आराम से यहाँ से फ्लोर पे स्प्रेड कर रहा है, ठीक है? और ये बहुत लंबे दूर तक जाता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि कई किलोमीटर तक चले जाता है, ठीक है?
तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब बेसिक लावा निकलता है, ठीक है, तो बेसिक लावा क्या होता है, हाईली फ्लूइड होता है, आराम से वो फ्लो करता है और इसी कारण से लार्ज एरिया में स्प्रेड कर पाता है। और इसी के कारण देखोगे लावा प्लेट्यू बनता है। हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, वो इसी रीजन से बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, ये जेंटली स्लोपिंग होता है, जिसके कारण क्या है कि माउंटेन बनाता है, और इस तरह के माउंटेन को बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। क्लियर है? अभी देखो, ये तो था टाइप ऑफ लावा, जब लावा बाहर निकलती है तो उस तरह से। अभी इसमें क्या है ना कि आपको यहाँ पे ये दिखाया गया है कि देखो, बसाल्टिक लावा मतलब कि बेसिक लावा, ठीक है। बेसिक लावा एक तरह का होता है और एक होता है हमारा एसिडिक लावा। ये तीनों एक तरह से एसिडिक लावा ही है। इसका देखोगे इरप्शन टेम्परेचर क्या है, 900 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमारा जो बेसिक लावा है, इसका इरप्शन टेम्परेचर क्या है, 1160 डिग्री सेल्सियस। और क्या होता है, इसकी विस्कोसिटी जो होती है वो लो होती है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है। ये बहुत ही ज्यादा हॉटर होता है, मोर देन 12,000 डिग्री सेल्सियस। और ये कम गर्म होता है, जिसके कारण ये जल्दी सॉलिड हो जाता है। ये बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है, लेकिन इसको सॉलिडिफाई होने में टाइम लगता है। जिसके कारण क्या है कि आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एसिडिक लावा में हमने क्या देखा कि हाई सिलिका कंटेंट होता है, इसमें लो सिलिका कंटेंट होता है, ठीक है। और ये क्या है, बहुत ही ज्यादा स्टीप साइडेड कोन बनाता है। ये लावा अगर निकली ना, ये तुरंत सॉलिडिफाई होगी, तो ऊपर ही सॉलिडिफाई होता गया। तो इसका आप देखोगे जो माउंटेन सिस्टम बनता है, वो बहुत कोनिकल शेप में बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेसाल्टिक लावा की, तो इसका आप देखोगे बहुत ही ऐसा होता है कि ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे पिक्चर बना रहा हूँ, ये सपोज इसका माउंटेन सिस्टम है, ये ऐसा बना होता है। ये बहुत आराम से आपको बड़ा दिखेगा, इसका हाइट ज्यादा नहीं होगा, इसका शेप भी कोनिकल नहीं होता है, ठीक है। क्यों? इसका रीजन क्या है, तो जब यहाँ से लावा बाहर आता है तो वो बहुत दूर तक जाके स्प्रेड करता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस था, इससे ज्यादा डिफरेंस आपको समझना ही नहीं है। और फिर अगर इससे ज्यादा डिफरेंस आपको देखना है, तो आप इस नोट्स को डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल से, एंड उसको आराम से पढ़ना, ठीक है। अभी देखो जी, ये जो लावा इरप्शन होता है, तो आखिर क्या 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 चीजें बाहर आती है जब लावा वॉल्केनिक इरप्शन होता है। तो देखो, बहुत सारे मटेरियल हैं जो कि सरफेस पे आते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे बड़ा क्या है, एक तो लावा, लावा बाहर आता है, लेकिन उसके साथ ऐश बाहर आता है, मतलब कि राख बाहर आता है, उसके साथ डस्ट बाहर आता है, उसके साथ बहुत सारी गैसेस बाहर आती हैं। अब देखो कैसी कैसी गैस आती है, इस पे यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये भी पता होना चाहिए किस तरह के गैसेस बाहर आते हैं। तो देखो, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, और बहुत सारे माइनर अमाउंट ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड आर्गन कंपाउंड, ये सब भी यहाँ से वॉल्केनिक इरप्शन के थ्रू सरफेस पे आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये तो था हमारा मैग्मा टाइप। और जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो इरप्शन के साथ चीजें क्या क्या बाहर आती है, इसके बारे में। अब आती है बात टाइप ऑफ वॉल्केनो, कि वॉल्केनो को कितने टाइप होते हैं। तो देखो, वॉल्केनो का जो टाइप है ना, वो डिवाइड ऐसे ही नहीं किया गया, अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया। तो अभी यहाँ पे क्या है, मैंने एक बेसिस पे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। अभी दूसरा बेसिस भी है, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन। एक होता है एक्टिव वॉल्केनो। एक्टिव वॉल्केनो मतलब क्या, जो फ्रीक्वेंटली इरप्ट करता हो, या फिर अभी रिसेंट टाइम्स में कभी वो इरप्ट हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टिव वॉल्केनो। अब आता है दूसरा, इसे हम बोलते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। मतलब क्या है, मतलब ऐसा कि इसके बारे में हमें पता है कि इसमें इरप्शन तो होता है, लेकिन ये जो इरप्शन है, ये या तो इन फ्यूचर में कभी होने वाला है, या फिर कोई पॉसिबल साइन दे रहा है, जिसके कारण आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ से इरप्शन हो सकता है। लेकिन रिसेंट में कोई इरप्शन नहीं हुआ, रिसेंट की बात आ जाएगी तो वो एक्टिव वॉल्केनो में चल जाएगा, ठीक है। जब हम डॉर्मेंट के बारे में बात करते हैं, इसमें हमें क्या पता है कि नोन टू इरप्ट, मतलब वो इरप्ट होने के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, वो बहुत सारे साइन भी देता है, जिससे कि पॉसिबल इरप्शन इन फ्यूचर होने के चांसेस भी हैं। अब बात आती है तीसरे टाइप पे। ये क्या है, ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या होता है, इसका मतलब समझो, बहुत सारे ऐसे वॉल्केनोज हैं जो कि इन हिस्ट्री, ठीक है, किसी को पता नहीं है कि वो कब इरप्ट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ ऐसे फीचर हैं जिसके कारण हमें ये लगता है कि ये वॉल्केनो है। ये अभी भी कुछ ऐसे फीचर को रिटेन करके रखा हुआ है, जिससे हमें पता होता है कि ये वॉल्केनो है, लेकिन ये अभी इरप्ट होते हुए से कभी किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है।
तो ये है हमारा 3 टाइप का वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन, कि अभी इरप्शन हुआ है या नहीं हुआ है रिसेंट टाइम पे, या फिर उसे इरप्शन के लिए जाना जाता है, या फिर तीसरा टाइप जिसमें हमें क्या पता है कि हम उसमें वोल्केनिक फीचर तो देखते हैं लेकिन उसका इरप्शन किसी को पता नहीं है। ठीक है, तो माना जाता है कि वो वोल्केनो बेसिकली खत्म हो चुका है, सो चुका है। ठीक है, ये था हमारा 3 टाइप का वोल्केनो। अब आते हैं हम थोड़ा-सा और। अभी इसमें क्या देखते हैं कि जितने भी वोल्केनोज़ होते हैं ना, हर एक वोल्केनो क्या होता है कि इन तीनों प्रोसेस से गुज़रता है। लेकिन हम कभी भी इस चीज़ के लिए श्योर नहीं हो सकते कि कब कौन-सा वोल्केनो एक्सटिंक्ट फेज़ में गया है। ठीक है? क्योंकि ये कभी किसी को पता चल ही नहीं सकता। आज भी जो वोल्केनो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ना, हो सकता है अचानक से किसी दिन हमें ये पता चले कि वो वोल्केनो वापस से एक्टिव हो गया है। वहाँ पे वापस से वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिले। ठीक है? इसीलिए एक्सटिंक्ट के बारे में कोई भी अभी तक नहीं बता सकता, अभी के नॉलेज के हिसाब से। ठीक है? अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। ऑलरेडी हमने देखा कि वोल्केनोज़ जो हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, उसके पीछे का रीज़न क्या-क्या है। तो हमने क्या देखा था, ये ज़्यादातर कन्वर्जेंट बाउंड्री या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री या फिर हॉटस्पॉट, इन 3 तरह के रीजन में देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि आप अगर वर्ल्ड मैप को देखोगे, 1 मिनट रुको, हाँ, अगर आप वर्ल्ड मैप को देखोगे तो आपको जो वोल्केनोज़ हैं ना, जो एक्टिव वोल्केनो है अभी के टाइम पे, वो आपको इस रिंग में दिखेगा। ठीक है? ये जो रिंग यहाँ पे बना हुआ है, ये जो रेड कलर से आपको यहाँ पे मार्क दिख रहा है, इसी रिंग में देखेगा। ठीक है? और इसीलिए इस रिंग को हम क्या बोलते हैं? रिंग ऑफ फायर, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वोल्केनो इरप्ट होते रहते हैं। ठीक है? अभी देखो समझना है इसमें क्या, कि आखिर यहाँ पे ये रिंग क्यों बना है? उसका रीज़न क्या है? देखो सबसे पहले समझो, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है ना, ये अकेले मोर देन 75% एक्टिव वोल्केनो का घर है। ठीक है? और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हम देख रहे हैं, देखो, ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, अकेला 75% एक्टिव वोल्केनो का घर। ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये ना एक चेन बनाता है, और ये जो चेन है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? ये एलुशियन आइलैंड, जो कि कमचटका में है। कहाँ पे? जापान में। यहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, जापान कहाँ पे है इस मैप में? आप इस चीज़ को पहले समझो, तभी आपको पता चलेगा। ये हमारा जापान है। ठीक है? यहाँ से आप देखोगे ये रिंग स्टार्ट होता है। ठीक है? और ये रिंग आप देखोगे इस तरह से चलता आ रहा है। क्लियर? या देखो ये रिंग ऐसे बना हुआ है। इस रिंग में हम क्या देख रहे हैं कि जापान से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? जापान में एक जगह का नाम है एल्यूटियम आइलैंड, वहां से ये आपको दिखता है, ये फैलता है वहां से फिलीपीन एंड इंडोनेशिया तक। यहाँ से आपको फिलीपीन, ये जो यहाँ पे फिलीपीन ट्रेंच आपको दिख रहा है, फिलीपीन आइलैंड दिख रहा है, इन सारे आइलैंड में भी बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज है। एंड साथ ही साथ पूरा का पूरा इंडोनेशिया, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाला मैप, ये जो इंडोनेशिया का रीजन दिख रहा है, ये भी इसी एरियाज में आता है। ठीक है? तो इन एरियाज में भी क्या है, एक्टिव वॉल्केनो बहुत ज्यादा है। सोचो कि, और आप दूसरा चीज देखोगे, एक तो जापान में आपको ये देखने मिलता है, दूसरा आपको कहा सेंट्रल अमेरिका, ये जो एरिया है, ठीक है, इस एरियाज में भी आपको ये देखने मिल रहा है। और इस एरिया में आपको क्या देखने को मिलता है? आपको इस एरिया में एंडीज माउंटेन रेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है? और एंडीज से लेकर सेंट्रल अमेरिका और अलास्का तक, ये देखो ये रीजन है अलास्का वाला, इस रीजन तक आपको क्या दिखता है? एक्टिव वोल्केनो। और ये पार्ट किसका है? ये पार्ट है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का। ठीक है? अभी देखो कि ये तो सिर्फ अभी हम कहाँ देख रहे थे, अभी हम फिलीपीन इंडोनेशिया तक देख रहे थे, लेकिन इसका साउथवर्ड एक्सपेंशन भी देखो। ये जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, इसका साउथवर्ड एक्सपेंशन आप देखोगे तो जो पैसिफिक आइलैंड है, कहाँ पे? सोलमन आइलैंड, न्यू हेब्रिड आइलैंड, टोंगो आइलैंड एंड नॉर्थ आइलैंड, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड कहाँ पे? ये है हमारा न्यूजीलैंड वाला पार्ट। ठीक है? ये देखो, आपको यहाँ तक क्या दिख रहा है? आपको यहाँ तक पैसिफिक रिंग का एक्सटेंशन दिख रहा है। सदर्न एक्सटेंशन कहाँ तक दिख रहा है? न्यूजीलैंड तक दिख रहा है हमें। एंड उसी के साथ आप देखोगे कि अदर साइड में, जो पैसिफिक का अदर साइड है, जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो चेन है, ये कंटिन्यू होता है कहाँ से? एंडीज से लेके सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको एंड राइट अप टू अलास्का। अलास्का तक आपको देखने को मिल रहा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का एक्सटेंशन। अभी इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ पैसिफिक रिंग का देख रहे हैं। आप अगर इसमें नंबर वाइज देखोगे तो फिलीपीन देखो कितना बड़ा है, फिलीपीन का रीजन। ये जो फिलीपीन का रीजन दिख रहा है, फिलीपीन आइलैंड दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे
मोर देन 100 एक्टिव वॉल्केनोज जो है ना वो यहीं पे प्रेजेंट है। इसके अलावा आप देखोगे एंडीज माउंटेन रेंजेस के पास मोर देन 40 एक्टिव वॉल्केनोज अभी भी प्रेजेंट है। जापान अकेला 35 एक्टिव वॉल्केनो का रीजन है। इंडोनेशिया में देखोगे मोर देन 70 प्लस एक्टिव वॉल्केनोज है। देख रहे हो कितना बड़ा रीजन है ये जो रिंग दिख रहा है ये क्या है, ये बाउंड्री है बेसिकली, इसीलिए बाउंड्रीज में आपको क्या ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो दिख रहा है। और हमें पहले से ही पता है कि बाउंड्रीज वाले एरिया में ज्यादा वॉल्केनो देखने को मिलते हैं। बाउंड्री कैसी, कन्वर्जेंट बाउंड्री या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री। क्लियर। अभी देखो इसी के अपोजिट अगर हम देखें, ये तो पैसिफिक ओशियन में देख रहे हैं, ये क्या है, ये पैसिफिक ओशियन है इसीलिए हम इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। लेकिन हम इसके अपोजिट हम अटलांटिक ओशन के पास देखें, ठीक है, अटलांटिक के कोस्ट पे देखें, जो हमारा यूरोप वाला एरिया है, अफ्रीका वाला एरिया है, और इधर जो नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है और उसके बाद साउथ अमेरिका वाला जो रीजन है, इस रीजन के बीच में आता है अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक के कोस्ट में आपको क्या दिखेगा, बहुत कम एक्टिव वॉल्केनो दिखेंगे, ठीक है। और अगर कोई वॉल्केनो दिख भी रहा है या तो वो डोरमेंट वॉल्केनो है या तो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, लेकिन एक्टिव वॉल्केनो बहुत कम है। जैसे आप एग्जांपल देखो, मडाइरा, ठीक है, मडाइरा, सेंट हेलेना, कैनरी आइलैंड, ये सब जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, डॉर्मेंट या फिर एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। लेकिन जो आइसलैंड और एजोरस यहाँ पे वो सब क्या है, वो एक्टिव वॉल्केनोज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या है, बहुत कम एक्टिव वॉल्केनोज दिख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। आपको जो मेन दिख रहा है ना, मेन जो एक्टिव वॉल्केनोज है वो इस रिंग ऑफ फायर के बीच में है, इस बाउंड्री के बीच में, ठीक है, जहां पे हम क्या देख रहे हैं, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियन, इन दोनों का बाउंड्री है, ठीक है। ये दोनों प्लेट की बाउंड्री जहाँ पे है वहां पे आपको ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज दिख रहे हैं, ठीक है। आप यही देखो ना, ये जो ग्लोबल सबडक्शन जोन है, ठीक है, मतलब सबडक्शन जोन कहाँ पे क्रिएट होता है, जहाँ पे कन्वर्जिंग बाउंड्री होती है। अभी देखो ये जो कन्वर्जिंग बाउंड्री जहाँ जहाँ पे है, ये एरिया क्या है, ये एरिया बेसिकली एक्टिव वॉल्केनोज का एक जोन दिखाता है। और सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, ये रिंग ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ठीक है। चलो अभी ना हम थोड़ा मेडिटेरियन जोन में भी देखते हैं। जो मेडिटेरियन जोन है, इस जोन में आखिर कहाँ पे आपको वॉल्केनोज दिखते हैं। देखो ये जो मेडिटेरियन जोन है, यहाँ पे जो अल्पाइन फोल्ड्स है ना, इस फोल्ड्स के पास आपको जो है ना कि वॉल्केनोज ज्यादा दिखेंगे। जैसे कि देखो एटना, एटना, माउंट वेसियस, ठीक है, माउंट स्टेम्बोली, ये सब क्या है, ये जो वॉल्केनोज हैं, ये सब वॉल्केनो आपको सिर्फ और सिर्फ अल्पाइन फोल्ड के पास दिख रहे हैं। एंड साथ ही साथ आपको यूरोपियन रीजन में ही एगन आइलैंड के पास कुछ वॉल्केनो दिख सकते हैं, ठीक है। उस एरिया में भी इक्का दुक्का वॉल्केनो है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल के थ्रू अंदाजा लगा सकते हो, जब मैपिंग का क्वेश्चन आता है, जब ऐसे आपसे लोकेशन पूछा जाता है, तो उस समय ये आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस जोन में किस तरह के वॉल्केनोस पाए जाते हैं और एक्टिव वॉल्केनोस ज्यादातर कहाँ पे है। और ये बात ध्यान रखना कि ज्यादातर ना रिसेंटली जो इरप्टेड वॉल्केनोस होते हैं ना उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज रखना है, ठीक है। अभी देखो फिर आते हैं हम लोग एशिया माइनर में। एशिया माइनर में क्या है ना कि माउंट अरारट एंड माउंट एल्ब्रूज, सिर्फ ये दो एक्टिव वॉल्केनोज दिखते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा कोई भी एक्टिव वॉल्केनोज नहीं है। और फिर जब बात आती है हिमालयस की, हिमालय में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, ये बात ध्यान रखना, हिमालयस में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अब हम बात करते हैं अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बारे में जब बात करते हैं तो अभी हमने क्या देखा था, जब हम अफ्रीका का मैप बना रहे थे तो हमने अफ्रीका का मैप में क्या देखा था, ठीक है, कि यहाँ पे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इस ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में आपको माउंट किलिमंजारो एंड माउंट केनिया, ये क्या है, ये दो वॉल्केनो है, लेकिन ये दोनों वॉल्केनो क्या है, दोनों के दोनों वॉल्केनो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्टिव वॉल्केनो आपको नहीं दिखता है। लेकिन जब आप वेस्ट अफ्रीका में देखते हो, मतलब कि आप इस जोन में देख रहे हो, ठीक है, जब आप वेस्ट अफ्रीका में देखते हो तो माउंट कैमरून इकलौता ऐसा एक्टिव वॉल्केनो है वेस्ट अफ्रीकन जोन में, ठीक है, वैसा वॉल्केनो जो कि अभी भी एक्टिव है। अब आते हैं हम वेस्ट इंडियन आइलैंड में। ये किसके बारे में बात कर रही है, वेस्ट इंडीज के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर आप मैप में देखना चाहते हो, देखो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, हम इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे है वेस्ट इंडीज, ठीक है। अब अगर आप इस रीजन में देखोगे तो इस रीजन में भी क्या दिख रहा है आपको, वॉल्केनोस प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे रिसेंट टाइम में एक वायलेंट इरप्शन हुआ है वेस्ट इंडीज आइलैंड में।
कहाँ पे? माउंट पेले और माउंट विंसेंट। ठीक है, इस एरिया में इरप्शन अभी रिसेंट टाइम में देखा गया है और ये जो इरप्शन था ये बहुत ज़्यादा वायलेंट इरप्शन था। ठीक है, तो आपको इन दोनों वोल्केनिक माउंटेन के बारे में ध्यान देना है। इसके बारे में जब आप पढ़ोगे तो उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है? चलो, अभी हम देखते हैं ये सारे क्या थे? ये सारे बाउंड्रीज़ के पास के माउंटेन मैंने दिखाए आपको। यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम्पल आप देख रहे थे, ये सारे एग्ज़ाम्पल क्या थे? जहाँ पे प्लेट की बाउंड्री है वहाँ पे। लेकिन जब हम इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत कम एक्टिव वोल्केनो दिखेंगे। मतलब एक्टिव वोल्केनो रेयर ही दिखेगा। कोई भी एग्ज़ाम्पल आप देखोगे याद नहीं कर पाओगे। आने वाले टाइम पे अगर दिख गया तो दिख गया, ठीक है? लेकिन ऐसे जो है एक्टिव वोल्केनो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं इंटीरियर में, ठीक है? अभी देखो जब इतना बात किया तो हम लोग ना थोड़ा साउथ एशिया में इंडिया के पास भी बात करते हैं। अभी देखो साउथ एशिया में इकलौता ओनली वन आर एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। वो क्या है? वो है बैरन आइलैंड जो कि कहाँ है? इंडिया में, ठीक है? और आप देखोगे कि एक मड वोल्केनो भी है, कहाँ पे? साउथ एशिया में। ये है चंद्रकूप, ठीक है? जो कि बालूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो आपको ये दोनों वोल्केनो के बारे में भी ध्यान में रखना है कि स्टेटमेंट में आ जाए तो आप उसको समझ पाओ। नहीं तो क्या है कि हम एक्सट्रीम में पढ़ते हैं वोल्केनोज के बारे में। हम ये देखते हैं किस रीजन में प्रेजेंट है और किस रीजन में प्रेजेंट नहीं है। और इसी एक्सट्रीम में पढ़ने के कारण क्या होता है जब कुछ ऐसे एग्जाम्पल पूछ दिए जाते हैं, तो हम वो गलत करके आ जाते हैं। तो हमें वो गलत नहीं करना है। ठीक है? अभी उसके अलावा वोल्केनो इंडिया में हमने देखा, कहाँ पे इंडिया में एक वोल्केनो? बैरन आइलैंड, ठीक है? उसके अलावा आपको कहाँ दिखेगा? आपको नारकंडम आइलैंड में दिखेगा, ठीक है? और यही 2 आइलैंड है हमारे पास जो कि वोल्केनिक आइलैंड है। इसके अलावा कोई भी इंडिया के पास वोल्केनिक आइलैंड नहीं है। क्लियर? अभी देखो जब वोल्केनोज़ के बारे में देखा, हम वोल्केनो का डिस्ट्रीब्यूशन को देखे। अभी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना कि थोड़ा आपको लग सकता है कि सर आपने बहुत क्लियरली नहीं बताया। देखो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि आपको ये बताया गया कि 3 चीज़ याद रखो, कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री एंड हॉटस्पॉट। यही 3 रीजन में आपको वोल्केनोज़ देखने को मिलते हैं, जो कि इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में बहुत रेयर है। क्लियर है? तो इसी के बेसिस पे आप मैप के थ्रू ही ध्यान में रख लो और कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट वोल्केनोज़ हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उन सारे नाम को भी आप अपने ध्यान में रखो। ठीक है? चलो, अभी आते हैं हम लोग वोल्केनिक लैंडफ़ॉर्म में कि आखिर वोल्केनो के कारण कौन-कौन से लैंडफ़ॉर्म बनते हैं, कौन-कौन से लैंडफ़ॉर्म डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला देखो, जब मैग्मा बाहर आता है, ठीक है? जब मैग्मा बाहर आता है, एक तो तब लैंडफ़ॉर्म बनता है और एक तब बनता है जब मैग्मा अंदर ही रह जाता है, ठीक है? तो इसीलिए क्या होता है, हम 2 तरह के लैंडफ़ॉर्म पढ़ेंगे, क्या-क्या? एक पढ़ेंगे एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म, ठीक है? और एक पढ़ेंगे इंट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म। तो पहले हम लोग देख रहे हैं एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म, ये कैसे बनते हैं, ठीक है? तो देखो, ये पिक्चर देखो, यहाँ पे क्या है एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म इन चारों तरीके से बनते हैं। एक तो फिशर वोल्केनो होते हैं, एक होता है डोम वोल्केनो, एक होता है एसेंडर वोल्केनो, एक होता है कैल्डेरा वोल्केनो, ठीक है? अभी देखो इसमें समझना क्या है, सबसे पहले समझो, ये जो फिशर वोल्केनो है ना, ये एक लीनियर वोल्केनिक वेंट के थ्रू बहुत आराम से, यहाँ पे एक्सप्लोसिव एक्टिविटी आपको नहीं दिखेगी, विदाउट एनी एक्सप्लोसिव एक्टिविटी, बहुत आराम से यहाँ से धीरे-धीरे करके मैग्मा बाहर आता है, मतलब कि लावा बाहर आता है। और ये जो वेंट है ना, इसी वेंट के थ्रू आता है और ये जो वेंट होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादातर कुछ मीटर वाइड होता है एंड बहुत सारा क्या होता है, कभी-कभी 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा भी होता है, ठीक है? और ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि आप देखोगे ये ज़्यादातर उस वैसे रीजन में दिखेंगे जहाँ पे आपको डाइवर्जेंट बाउंड्री दिखती है, ठीक है? जब 2 प्लेट एक दूसरे से अलग होती है, उस रीजन में आपको इस तरह का फिशर वोल्केनो देखने को मिलता है। और इसका जो लावा निकलता है ना यहाँ से, ये लावा बहुत ही ज़्यादा जेंटल स्लोप में निकलते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेसाल्टिक लावा होता है, ठीक है? ये बेसिकली ओशियन के बीच में जब जो मिड ओशियनिक रीजेस होते हैं ना, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, ठीक है? चलो, एक तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि मैग्मा यहाँ पे इस तरह से बाहर निकल रहा है। एक है फिर हमारा डोम वोल्केनो, ठीक है? ये जो डोम वोल्केनो है, ये क्या है? आप देखोगे यहाँ पे एक पहाड़ जैसा बना हुआ है, ठीक है? ये हमारा कंडक्ट है, ये हमारा वेंट है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, ये जो वेंट है, ये स्टीप कॉन्वेक्स वेंट है, ठीक है? यहाँ जो स्लोप है ना, ये यहाँ से जो भी लावा निकल रहा है, वो लावा बहुत ही ज़्यादा विस्कस होता है, जिसके कारण वो जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है। इसलिए आप देखोगे इसका हाइट ज़्यादा नहीं है।
जैसे ही लावा निकला वो यहीं पे कहीं सॉलिडिफाई हो गया। ये बहुत दूर तक ट्रेवल नहीं कर पाया। इसीलिए देखोगे कि यहाँ इसका जो स्लोप है ना वो बहुत थिक है और इसका जो लावा है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कूल होता है। ठीक है? बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है एंड और ये ठंडा होने के साथ-साथ सॉलिडिफाई हो जाता है। एंड इसका डायमीटर देखो आप, इसका जो डायमीटर होता है ना, ये डायमीटर आपको किलोमीटर में दिखता है। ठीक है? छोटे-छोटे नहीं दिखेंगे, इसका डायमीटर आपको किलोमीटर में दिख रहा है। अभी यहाँ पे देखो, इसका जो वेंट होता है, ये आप देखोगे रफली सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है? और इसका रीज़न क्या है? कि देखो जब यहाँ से मैग्मा बाहर आती है, ठीक है? तो ये मैग्मा क्या होता है बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाने के कारण पास में ही सॉलिडिफाई हो जाता है। इसीलिए इसका हाइट ज़्यादा ऊँचा बढ़ भी नहीं पाता है और इसका वेंट जो होता है, वो बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वोल्केनोज़। जैसे देखो इसका वेंट देखो कितना छोटा दिख रहा है, क्लियर है? चलो अभी इसके बारे में हम लोग दूसरा देखते हैं एश सिंडर वोल्केनो। ये जो एश सिंडर वोल्केनो है, ये क्या होता है? अभी देखो यहाँ पे इसका वेंट दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका स्टिप भी दिख रहा है। अभी इसको समझो, यहाँ पे क्या है ना वोल्केनोज़ के साथ बहुत सारी चीज़ें भी बाहर आती है। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैग्मा तो बाहर नहीं आ रहा है, मैग्मा के साथ क्या होता है? ऐश भी बाहर आता है मतलब कि राख, ठीक है? राख भी बाहर आता है और इसके कारण आप देखोगे यहाँ पे लेयरिंग बनी हुई है। अब देखो, ये जो लेयरिंग दिख रही है ना, ये अलग-अलग दोनों टाइप के मटेरियल की लेयरिंग है, ठीक है? मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा बाहर आता है, तो आप देख रहे हो कि एक बहुत ही ज़्यादा स्टीप माउंटेन बनाता है। क्यों स्टीप माउंटेन बनाता है ये? और इसका जो हिल है ना, वो बहुत ज़्यादा कोनिकल होता है। क्यों? इससे जो लावा निकलती है ना, बहुत दूर तक फैलती है। क्यों दूर तक फैलती है? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी कम होती है। ठीक है? और यहाँ पे आपको 2 तरह का लेयर दिखेगा, एक फाइन ऐश का लेयर दिखेगा, ये जो लाइट कलर में दिख रहा है और एक जो लेयर दिख रहा है आपको, वो आपको सिंडर का लेयर दिख रहा है, ठीक है? इसलिए हम इसे कहते हैं ऐश सिंडर वोल्केनो। फिर आता है तीसरा कैल्डेरा वोल्केनो। कैल्डेरा वोल्केनो में क्या देख रहे सॉरी फोर्थ कैल्डेरा वोल्केनो में क्या देख रहे हैं? ये जो मैग्मा चैम्बर है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्मा निकलती है ना, ये इतना ज़्यादा विस्कस होता है कि ये कभी-कभी वेंट में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है? और इसके कारण क्या होता है कि इसका जो इरप्शन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और जब ये वायलेंट होता है, तो ये अपने ही स्ट्रक्चर को तोड़ देता है और एक कैल्डेरा रिम टाइप का फॉर्मेशन डेवलप करता है, ठीक है? आप देखो यहाँ पे ओल्ड जो आपको स्ट्रक्चर है, वो आपको ओल्ड स्ट्रक्चर कोलैप्स दिखेगा। क्यों? जब यहाँ से वापस से जब मैग्मा निकलती है, तो अगर कभी वेंट में ही ये सॉलिडिफाई हो गई है, तो यहाँ से फिर से निकली है, तो इस वेंट को वो ब्रेक करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है? तो यही रीज़न है आपको यहाँ पे इस तरह से कैल्डेरा वोल्केनो में दिख रहा है। ठीक है? अभी देखो, ये तो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि इस तरह के यहाँ पे वोल्केनोज़ बनते हैं। ठीक है? जब एक्सट्रूसिव लैंडफ़ॉर्म बन रहा है। लेकिन अब इसी में देखो, इसी में हम देखते हैं एक-एक करके पहला सील्ड वोल्केनो, कि सील्ड वोल्केनो क्या होता है? एक-एक करके समझें। ये जो सील्ड वोल्केनो है ना, ये वोल्केनो कैसे बनते हैं? ये फॉर्म्ड बाय हाइली लिक्विड बासाल्टिक लावा। ये उस लावा से बनते हैं जो कि हाइली लिक्विड होते हैं और बासाल्टिक होते हैं। ठीक है? और ये जो बासाल्टिक का मतलब क्या है? ये लावा बहुत दूर तक स्प्रेड कर पाते हैं। ये लावा जब बाहर निकलते हैं ना, देखो ये लावा जब बाहर निकला यहाँ से, ये भी बासाल्टिक लावा है, ठीक है? ये लावा जब बाहर निकला, तो ये क्या होता है बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करता है, स्प्रेड होता है और धीरे-धीरे करके ठंडा होता है, ठीक है? अभी देखो, अगर इसका फीचर हम देखते हैं, तो इसका बेस आपको दिखेगा बहुत ज़्यादा जो है ना ब्रॉड होता है और इसका जो स्लोप दिखेगा, वो बहुत जेंटल होता है। देखो, अगर आप पिक्चर में देख पा रहे हो, तो इस पे देखो यहाँ से लावा निकली, ये आराम से इधर फैलता जा रहा है, ठीक है? ये भी आराम से इधर फैलता जा रहा है, क्लियर? अभी देखो, जब यहाँ से इरप्शन होता है ना, ये इरप्शन बहुत ज़्यादा क्वाइट होता है, बहुत शांत होता है। किसी तरह का एक्सप्लोजन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन नहीं होता है, वो धीरे-धीरे करके निकलता रहता है। इसीलिए देखोगे, इस तरह के जो वोल्केनो है ना, ये लार्जेस्ट वोल्केनो होते हैं बाय एरिया, ठीक है? ऑन अर्थ। अर्थ पे इस तरह का वोल्केनो एरिया वाइज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है? एग्ज़ाम्पल ही अगर आपको देखना है, तो हवाईयन टाइप ऑफ वोल्केनिज़्म जो है, वो देख लो, वो इसी का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? फिर आता है कंपोजिट वोल्केनो। आखिर कंपोजिट वोल्केनो कैसे बनता है? देखो कंपोजिट वोल्केनो कैसे बन रहा है? बिल्ट बाय अल्टरनेटिव लेयर ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक मटेरियल। सेम यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि लावा के साथ-साथ पायरोक्लास्टिक मटेरियल जो है, उस तरह से 2 लेयरिंग यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है ना, ये फाइन ऐश का यहाँ पे जो आपको दिख रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है,
दो लेयरिंग बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या एक लेयर होगा लावा का, एक लेयर होगा पायरोक्लास्टिक मटेरियल का, ठीक है। और इसका जो इरप्शन होता है ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है। अभी क्यों, देखो इसका जो स्लोप है ना बहुत ज्यादा स्टीप दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा। आप इसका ये एग्जांपल देखो, ये जो स्लोप है ये काफी स्टीप है ना, यहाँ पे लेयरिंग आपको दिख रही है ना, ठीक है। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसका जो स्टीप स्लोप के साथ साथ इसका जो शेप है, इसका शेप बहुत ज्यादा कोनिकल होता है, ठीक है। क्यों कोनिकल होता है, क्योंकि ये उस तरह के लावा से बना है जो कि बहुत ज्यादा विस्कस होता है, ठीक है। और इसका जब इरप्शन होता है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, कभी कभी इस इरप्शन के कारण अर्थक्वेक भी आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। और आप इसका एग्जांपल देख सकते हो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इस तरह के वॉल्केनोज आपको कहाँ दिखते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। क्लियर है, चलो फिर आता है सिंडर कोन टाइप का, ठीक है। ये क्या है, बिल्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ सिंडर एस एंड वॉल्केनिक फ्रेगमेंट। अब ये जो है ना, आप सीधा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो आपको बताया गया था यही एग्जाम्पल है, ठीक है। अभी जो मैंने कंपोजिट वॉल्केनो में आपको लेयरिंग दिखाई थी, यहाँ पे क्या क्या चीज की लेयरिंग थी, यहाँ पे दो चीज की लेयरिंग थी, क्या क्या, लावा और पायरोक्लास्टिक मटेरियल की। लेकिन जब हम सिंडर कोन के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंडर की लेयरिंग दिखती है, ऐश की लेयरिंग दिखती है एंड साथ साथ वॉल्केनिक फ्रेगमेंट्स की भी लेयरिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे जो लावा निकलता है ना, ये लावा बहुत ज्यादा वायलेंटली निकलता है एंड कभी कभी क्या होता है ये एयर में ही सॉलिडिफाई हो जाता है, जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होगा कि ये अगर कोन बना हुआ है तो इस कोन के वेंट में ही ये सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, इसका जो वॉल्केनिक कोन होता है ना वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, इसका स्लोप भी बहुत ज्यादा स्टीप देखने को मिलेगा आपको, बहुत खड़ी चढ़ाई होती है इसकी, ठीक है। और ये बहुत कम टाइम के लिए इरप्ट करता है, इरप्ट हुआ खत्म हो गया, लंबे टाइम के लिए इरप्ट नहीं कर पाता, क्यों, क्योंकि क्या होता है इसका जो वेंट है यही बंद हो जाता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ से लावा निकल रहा है ये सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाता है और कभी कभी इसी को ब्लॉक कर देता है। क्लियर, इसीलिए इसका जो इरप्शन होता है वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होता है। और फिर एक चौथा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो ये होता है लावा प्लेट्यू का, जैसे कि डेक्कन प्लेट्यू अपना एग्जाम्पल में, ठीक है। ये क्या होता है, ये फॉर्म होता है रिपीटेड फिसर से, जो हॉटस्पॉट के ऊपर से जितने भी आप देखोगे प्लेट्स गुजर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस फिसर हो रहा है, ठीक है। और इस फिसर की वजह से क्या हो रहा है कि वो पूरा प्लेट्यू हुई लावा प्लेट्यू में बदल जाता है, वहां पे लावा का मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है। और इसीलिए देखोगे इस तरह के जो प्लेट्यूज हैं वो फ्लैट होते हैं, सीधा होता है, इसमें कोई चढ़ाई वढ़ाई नहीं दिखेगी आपको। आप डेक्कन प्लेट्यू भी देखो, वहां पे क्या है, ये फ्लैट प्लेट्यू देखने को मिलता है आपको, ठीक है। फिर आता है एक और टाइप, ये है क्या, वॉल्केनिक डोम्स। ये क्या बता रहा है, ये लैंडफॉर्म के स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसका कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे जो भी आपको लैंडफॉर्म बताया जा रहा है बस दिमाग से सोचो, जिस भी तरह का लावा मटेरियल निकल रहा है उसके हिसाब से ये अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, अपना स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं हाँ वॉल्केनिक डोम्स के बारे में बात करते हैं, तो वॉल्केनिक डोम में देखना, यहाँ पे जो लावा निकलता है ना वो बहुत ज्यादा विस्कस लावा होता है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है ये कभी कभी नियर द वेंट ही पाइल अप होता जाता है, जितना ज्यादा विस्कस होगा वो वेंट के पास में ही पाइल अप होता जाएगा और वहीं पे सॉलिडिफाई होता जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे ये जैसे यहाँ से मैग्मा बाहर आई, ये बाहर थोड़ा सा आया और ये क्या हुआ, ठंडा हो गया। अभी देखो हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं जिसके थ्रू आप ये समझोगे कि जैसे ये मेरा माउंटेन रेंज है, ठीक है, ये मेरा वेंट है, ये लावा का कंडक्ट है, यहाँ से लावा बाहर आई यहाँ तक पहुंची, ये सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरा एरिया फिर से एक सॉलिडिफाई होके एक माउंटेन बन गया। अब फिर से यहाँ से कभी अगर वापस से इरप्शन होता है, फिर से निकला, फिर ये पाइल अप होता गया, ठीक है, ये पाइल अप होता गया और ये क्या है, बहुत ज्यादा स्टीप बनता जा रहा है, क्योंकि पास में ही आके ये पाइल अप हो जाता है, यहीं पे सॉलिडिफाई हो जाता है, बहुत नीचे तक नहीं जा पाता है, जिसके कारण आपको दिख रहा है कि ये अपना हाइट बढ़ाता ही जाता है टाइम के साथ साथ, ठीक है। हम्म। अभी देखो ये पाइलअप होता है, इसका जो साइड है, ये साइड क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्टीप होता है। इसका जो शेप होता है वो किस शेप का आपको दिखेगा, आपको डोम शेप का दिखेगा, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और कभी कभी ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, साथ ही साथ इसमें कोलैप्स होने का चांस भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर आता है कैल्डेरा,
ठीक है। कैल्डेरा क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मैसिव इरप्शन होता है। ऐसा इरप्शन होता है कि अगर मैग्मा चैम्बर में जितना भी मैग्मा है, ये सारा मैग्मा ही बाहर आ जाता है एक बार में। और इसके कारण क्या होता है, ये सारा मैग्मा बाहर आने के कारण क्या होता है कि इसका कभी कभी रूफ जो है वो कोलैप्स हो जाता है अंदर की तरफ। अभी देखो ये कहाँ है, इस पिक्चर में हम लोगों ने कहाँ पे देखा था, ये देखो, दिख रहा है आपको? इसका क्या है, जब ये इतना वायलेंट होता है कि इसका रूफ ही कोलैप्स होके अंदर की तरफ चले जाता है, और अंदर जाता है ये जब ये अंदर जाता है, ये वापस से मेल्ट हो जाता है। इसीलिए ये इस तरह का कैल्डेरा बनाता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या थे मेरे, ये थे एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो कि वॉल्केनो के कारण बन रहे हैं। देखो, अब आता है वॉल्केनिक कोन एंड क्रेटर। अभी देखो कोन और क्रेटर में क्या समझना है। देखो कोन कब बनता है, जब एक्यूमुलेशन ऑफ लावा एंड उसके साथ जो भी चीजें आ रही है वो वेंट के अराउंड इस धीरे धीरे करके जमा होती जाती है, तब कोन बनता है। लेकिन क्रेटर कैसे बनता है, क्रेटर क्या हो, क्रेटर एक बोल्ड शेप डिप्रेशन, ठीक है, एक बाउल की तरह होता है। ये कहाँ पे बनता है, एकदम ऊपर में। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ये कैल्डेरा बन रहा है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक कटोरे की तरह बन गया। और ये किसका फीचर है, ये फीचर आपको यहाँ पे कैल्डेरास में दिखा, ठीक है, मैसिव इरप्शन होता है। अच्छा, इसके फीचर को मैंने डिस्कस नहीं किया था। देखो इसका फीचर आप देख रहे हो कि लार्ज सर्कुलर डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, और ये क्या करता है, बहुत बड़ा एक डिप्रेशन बनाता है जो कि क्रेटर से भी ज्यादा बड़ा आपको कभी कभी देखने को मिलेगा। ठीक है। और फाइनली क्या होता है कि जब ये इरप्शन होता है ना, तो मैसिव इरप्शन होता है, और इसका जो आप देखोगे, ये पूरा का पूरा मैग्मा चैम्बर ही खाली कर देता है। तो मैग्मा चैम्बर खाली हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि ये कभी कभी लेक बन जाता है। ठीक है। तो ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये आपको कैल्डेरा में देखने को मिल रहा है। ठीक है। एंड हम उसी में देख रहे हैं कि क्रेटर कैसा बनता है। ये क्रेटर क्या दिख रहा है आपको, कि ये समिट के पास ही बन जा रहा है, और ये इसलिए बनता है ड्यू टू एक्सप्लोसिव एक्टिविटी। बहुत ज्यादा जब एक्सप्लोसिव एक्टिविटी के कारण वहां से इरप्शन हो रहा है, उसके कारण ऊपर के जो वेंट होते हैं वो खुद ही टूट जाता है और क्रेटर फॉर्म कर देता है। ठीक है। देखो, अब आते हैं हम लोग इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में। सॉरी, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं मैग्मा लिथोस्फीयर के नीचे, ठीक है, सॉलिडिफाई हो जा रहा है। ये सरफेस पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, एंड इसके कारण जो लैंडफॉर्म बन रहे हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म। ठीक है। अभी देखो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म के बारे में अगर जब भी देखो आप, तो सबसे पहले क्या है ना, कि उसे डिवाइड करके देखो। सबसे पहला मैसिव, ठीक है, मैसिव स्ट्रक्चर जब बने, मैसिव इंट्रूसिव लैंडफॉर्म क्या होता है, तो हम इसे बोलते हैं बैथोलिथ। मतलब क्या होता है, बैथोलिथ सबसे बड़ा इंट्रूसिव बॉडी होता है। ये तब बनता है जब बहुत ज्यादा मैग्मा, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मैग्मा क्रस्ट के अंदर जमा हो जाता है, और धीरे धीरे वहीं पर ठंडा होकर सॉलिड बन जा रहा है। ठीक है। ये आमतौर पर आप देखोगे कि ग्रेनाइट से बना होता है। ठीक है। साइज इतना बड़ा होता है कि माउंटेन रेंज का कोर बन जाता है कभी कभी। क्लियर है। अभी इसी का एग्जाम्पल है, एक है माउंट वॉल्केनो। ठीक है, कहाँ पे, आइलैंड में। इसका स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, माउंट विक्लो लिख दिया गया है, इसका नाम है माउंट वॉल्केनो। कहाँ है ये है आइलैंड में। ठीक है। अभी देखो, इसके बाद क्या होता है, ये जो बैथोलिथ है, इसका जियोलॉजिकल टाइम देखोगे ना, ये टाइम क्या होता है ना, कि एक बार जब इरोजन प्रोसेस होता रहेगा, इस इरोजन प्रोसेस के थ्रू कभी कभी क्या होता है, ये सरफेस पे भी एक्सपोज हो जाता है। जब ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा एरिया क्या इरोड हो जाए, और इरोड होने के बाद क्या होगा, आपको बैथोलिथ भी दिखेगा। और इसीलिए ये बैथोलिथ हमें यहाँ जो हम लोग आइसलैंड का एग्जाम्पल देख रहे हैं, वहां पे देखने को मिल रहा है, माउंट वॉल्केनो। ठीक है। अब आते हैं छोटे छोटे साइज पे, जो कि छोटे छोटे एरियाज में, जैसे ये वाला हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन सब के बारे में, सॉरी, ये वाला, ये वाला, इस तरह के लैंडफॉर्म के बारे में। अभी देखो, इस तरह के लैंडफॉर्म को पढ़ने के लिए हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है। एक है हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, और एक है फिर वर्टिकल। क्यों, ऐसा क्यों किया गया है, आप देखो यहाँ पे क्या है, जैसे ये सिल है, ठीक है, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल। ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे मेरा लेपोलिथ है, ठीक है, लेपोलिथ कहाँ गया, हाँ, फाइकोलिथ देख लो, लेकोलिथ देख लो, ये सब क्या है, ये सब हॉरिजॉन्टल है। ठीक है। और ये जैसे डाइक है, डाइक क्या है, हमारा वर्टिकल। तो हम इसीलिए क्या है कि इन छोटे छोटे लैंडफॉर्म को डिवाइड कर दिए हैं, इसके नेचर के बेसिस पे कि ये वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है।
एंड इसी तरह से हम लोग यहाँ पे समझेंगे। देखो हॉरिजॉन्टल में सबसे पहले आता है क्या, सिल। सिल क्या होता है, जब मैग्मा हॉरिजॉन्टल लेयर्स के बीच में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, और ये सराउंडिंग रॉक से कम रेसिस्टेंट होता है, इसलिए क्या होता है उसी के बीच में दब के वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो ग्रेट विंसिल इन इंग्लैंड। अभी देखो सिल कहाँ पे है, ये है सिल, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये खड़ा वाला नहीं, वर्टिकल वाला नहीं, ये जो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसके बारे में, ठीक है। अभी देखो ये तो था सेल, यहाँ भी है एक एग्जांपल सेल का, ये देखो, ठीक है, ओह सॉरी, हॉरिजॉन्टल, ये हमारा सेल, ठीक है। ये हमें दिख गया कि क्या होता है, इसका सराउंडिंग रॉक इससे ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, जिसके कारण ये यहीं पे स्प्रेड होके यहीं पे ठंडा हो जाता है। अभी इसके बाद हम देखेंगे एक और ये क्या है, ये है हमारा, अरे ऊपर चल जा, हाँ ये है हमारा लेकोलिथ। अभी लेकोलिथ में देखोगे ये क्या है, इसका एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल क्या है, हेनरी माउंटेन ऊटा इन यूएसए। अभी देखो लेकोलिथ कैसे बनता है, लेकोलिथ क्या होता है ना, एक डोम शेप स्ट्रक्चर में होता है, फिगर में आते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे खोजते हैं कि लेकोलिथ कहाँ पे है, ये है हमारा लेकोलिथ। ये क्या है, एक डोम शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है कि मैग्मा जब नीचे से आता है तो ऊपर की लेयर को ऊपर उठा देता है और अपना जो शेप है ना, वो शेप सॉसर डोम की तरह बना देता है, ठीक है। और इसी कारण से हम इसे लेपोलिथ कहते हैं, सिंपल, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं सोचना है इसके बारे में। ये सब जो लैंडफॉर्म है उसको इसी तरह से आप पढ़ पाओगे, इसी तरह से आपको वो याद रह पाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो ये क्या है, ये किस शेप में होता है, ये सॉसर शेप में होता है। अब आते हैं हम दूसरे, ओ सॉरी, मैंने लेपोलिथ के बारे में बता दिया वहां पे, एक मिनट करेक्ट कर लेना, ठीक है। लेकोलिथ क्या है, लेकोलिथ का एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखेगा, एक मिनट रुक जाओ मुझे खोजने तो, लेकोलिथ का कहाँ पे है, ये है हमारा लेकोलिथ, ठीक है। इसके बाद आता है लेपोलिथ, ठीक है। अभी क्या है, इसमें ये लाइन बस गलत है, बाकी जो मैंने बताया था वो सही है। ये लेकोलिथ में होता है डोम शेप स्ट्रक्चर। चलो लेपोलिथ क्या होता है, ये आप देखो लेपोलिथ कैसे बनता है, इसका शेप जो होता है वो बेसिन या इन्वर्टेड उल्टा डोम की तरफ को दिखेगा, और इसका सेंटर में क्या होता है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। इसका सेंटर में आप देखोगे आपको डिप्रेशन दिख जाएगा, और इसीलिए क्या है, हम देखते हैं इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल आपको ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका में दिख जाता है, ठीक है। अभी देखो लेकोलिथ में क्या था, ये डोम शेप था, साथ ही साथ क्या है, इसको लगातार एक पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड है, जिससे इसे मैग्मा मिल रहा है, और ये आपको यहाँ पे ये पाइप दिख रहा है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम एक और टाइप पे, इसका नाम है फेकोलिथ। अब फेकोलिथ का एग्जांपल क्या है, गॉर्डन हिल्स इन यूएसए। इसका शेप देखो, फेकोलिथ का शेप क्या होता है, आप देखोगे ये जो आपका फेकोलिथ है, इसका शेप आपको ऐसा दिखेगा कि ये क्या है, ये लेंस शेप में दिखेगा विद एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन। देखो ये कहाँ है, ये रहा ये वाला पार्ट, ये हमारा फेकोलिथ। इसका शेप क्या है, आपको यहाँ पे एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन दोनों दिख रहा है, एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन, ठीक है। और इस शेप में आप देखोगे ये इनसाइड के लिथोस पर ठंडा हो जाता है और इस तरह का शेप बना लेता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं फेकोलिथ, ठीक है। अब आता है वर्टिकल। वर्टिकल में क्या है, एक है हमारा डाइक, ठीक है। वर्टिकल में हम क्या देखेंगे, डाइक नाम का जो एग्जांपल है। अब डाइक कहाँ है, ये देखो, ये पिक्चर है, ये है हमारा डाइक, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमारा जो मैग्मा है, रुक जाओ, यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो मैग्मा है वो वर्टिकल क्रैक्स को फिल कर देता है और सराउंडिंग रॉक से ज्यादा रेसिस्टेंट होता है, इसीलिए वो उसे फिल कर पाता है। और जब वो इरोजन होता है ना, तो वहां पे एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, इस तरह से एक वॉल खड़ा दिखता है, ठीक है। और ये जो वॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये डाइक का स्ट्रक्चर होता है। इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो मस्कॉस इंट्रूजन इन कैनेडा, ठीक है। ये एक नैरो वॉल की तरह दिखता है। तो ये था हमारा क्या, ये था हमारा इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, ठीक है। अब आपके लिए जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था कि टाइप ऑफ वॉल्केनो, ठीक है। अभी जो ऊपर हमने देखा था वो था इरप्शन के बेसिस पे, ठीक है। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे चार तरह के वॉल्केनोस को देखने वाले हैं, ठीक है। एक है सिंडर कोर, एक है मेरा कंपोजिट जिसे हम लोग स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं, एक है हमारा सील्ड वॉल्केनो,
एक है हमारा लावा डोम। ठीक है, अब इन सबको समझने के लिए क्या करना है, आप क्लियरली समझो। जो सिंडर कोर है, यहाँ पे देखो, ये है हमारा सिंडर कोर। सिंडर कोर में क्या होता है, यहाँ पे गैस रिच बसाल्टिक लावा निकलता है, जिसमें बहुत ज्यादा गैस भी होता है, और ये लावा क्या होता है, बसाल्टिक होता है। अभी इसका एग्जाम्पल देखोगे, इसका जो इरप्शन होता है ये काफी एक्सप्लोसिव होता है। ये देखो पिक्चर में ही पता चल रहा है, इसका जो इरप्शन होता है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ठीक है, एंड इसका जो आप यूजुअली देखोगे ना, ये एक ही बार होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार होकर दोबारा फिर से इरप्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। लगातार इरप्ट नहीं होता है, एक बार इरप्ट हुआ क्योंकि इसमें ना प्रेशर बनता है, तभी तो इसका इरप्शन आप देखोगे कि बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। ठीक है, तो एक बार अगर वो निकल गया, इरप्ट हो गया, तो उसका प्रेशर खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से इरप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अभी देखो, ये बनता किसके, ये बनता है सिंडर एंड पायरोक्लास्टिक से। आप देखो यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रहा है, एक लेयर होता है सिंडर का, एक लेयर होता है पायरोक्लास्टिक मटेरियल का। ठीक है, इस तरह से दो लेयरिंग के थ्रू ये बनता जाता है। ठीक है, अभी चलो, अब और क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, अगर आपको इसका एग्जाम्पल देखना है तो मैक्सिको में क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है पेरिक्यूटिन माउंटेन, जो कि मैक्सिको में है। वो सिंडर कोन का एग्जाम्पल। फिर आता है कंपोजिट वॉल्केनो। ये जो कंपोजिट वॉल्केनो, जिसको हम स्ट्रेटो वॉल्केनो भी कहते हैं, इसमें क्या होता है ना, इसमें एसिडिक मैग्मा निकलता है। इसमें क्या था, बसाल्टिक लावा निकल रहा था, इसमें क्या है, एसिडिक लावा निकल रहा है। ठीक है, और क्या है, इसमें मल्टीपल इरप्शन होता है, एक बार में थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा सा निकला। अभी इसका हम पिक्चर देखेंगे अगर कंपोजिट का, तो ये देखो ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका क्रेटर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइड वेंट भी दिख रहा है, कि साइड साइड से भी कभी कभी लावा बाहर निकल रहा है। ठीक है, और इसका जो लावा होता है, यहाँ पे देखो कलर में ये चीज बहुत क्लियरली बताया गया है, कि जब यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ब्लू कलर क्या है, कोल्ड लावा के बारे में बता रहा है। येलो कलर क्या है, येलो कलर विस्कस लावा के बारे में बता रहा है। और रेड कलर क्या है, आपको फ्लूइड लावा के बारे में बता रहा है। ठीक है, और ये सॉलिडिफाइड लेयर है हमारा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कि यहाँ पे साइड वेंट भी देख रहे हैं हम। ठीक है, इसमें जब हम कंपोजिट टाइप ऑफ वॉल्केनो के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या अल्टरनेट लेयर ऑफ लावा एंड पायरोक्लास्टिक। इसमें भी आपको देखेगा कि यहाँ पे भी दो तरह के लेयर बनते जा रहे हैं, क्या क्या चीज का, एक लावा का लेयर एंड एक पायरोक्लास्टिक मटेरियल का लेयर। ठीक है, तो इस तरह से ये वॉल्केनो पूरा बनता जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि अगर आप देखोगे इसमें, तो ये क्या है ना, कि इसका ना बहुत ज्यादा जो एग्जाम्पल है, वो आपको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के पास ही देखने को मिलता है। ठीक है, और सेकेंडरी वेंट तो इसमें कॉमन है, जो हमने यहाँ पे देखा कि इसमें एक से ज्यादा वेंट है। ये सारे सेकेंडरी वेंट है, ये आपका प्राइमरी वेंट है। कहाँ पे, कंपोजिट वॉल्केनो में। फिर आते हैं हम तीसरे मेथड पे। ये क्या है हमारा, ये हमारा सील्ड वॉल्केनो, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारा लावा यहाँ से निकलता है, ये बसाल्टिक लावा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे इसका स्लोप बहुत जेंटल है, बहुत आराम से आप देखोगे, इसमें कुछ भी ऐसा धूम धड़ाका नहीं हो रहा है, बहुत आराम से निकल रहा है। देखो स्लोप देखो काफी जेंटल है। यहाँ पे जो लावा बाहर आ रहे हैं, वो बहुत इजीली आते हैं, और आराम से ये ट्रेवल करता है, फिर जाके धीरे धीरे करके ये ठंडा होता है, और एक डोम शेप स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, चलो। हम्म, और ये कहाँ पे आपको मिलता है, ये ज्यादातर कंट्रक्टिव बाउंड्रीज में आपको मिलता है, हॉटस्पॉट रीजन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चौथे पे। ये क्या है हमारा लावा डोम। ठीक है, ये क्या स्टीप साइडेड होता है, माउंट शेप का होता है। देखो लावा डोम, इसका जो साइड है ये काफी स्टीप है। ठीक है, आप ऐसे देखो, ये काफी स्टीप है, यहाँ पे क्रेटर भी फॉर्म हो रहा है। और आप लावा डोम में क्या देख पा रहे हो, इस पिक्चर को देखा, इस पिक्चर के बाद देखना, यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत स्लो एक्सट्रूजन होता है, एंड यहाँ का जो लावा होता है ना, वो बहुत ज्यादा विस्कस होता है, जिसके कारण ये जैसे ही बाहर निकलता है, तुरंत ही ठंडा हो जाता है, और वेंट के पास में ही ये ठंडा होते जाता है। और इसीलिए आप देखोगे कि यहाँ पे लावा निकलेगा, यहीं पे आएगा और ये ठंडा हो जाएगा, फिर ये लावा निकलेगा, यहीं तक ये ठंडा हो जाएगा, जिसके कारण क्या है, ये एक क्रेटर टाइप का फॉर्म कर पा रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लावा डोम बोलते हैं। यहाँ पे जो डोम क्रिएट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, लावा के कारण हो रहा है। क्लियर है, चलो। अब जो हमारा वॉल्केनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आता है गीजर और हॉट स्प्रिंग। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं गीजर और हॉट स्प्रिंग के बारे में। देखो ये जो गीजर है, ये कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझो। हॉट स्प्रिंग है, ये कैसे बनता है, ये जब आपको समझ में आ जाएगा, तो यहाँ से आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाओगे।
और गीजर एंड हॉट स्प्रिंग से क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बनते हैं इनसे। देखो क्या होता है, सबसे पहले देखो गीजर और हॉट स्प्रिंग ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोथर्मल वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। और ये बनते कैसे हैं, ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर विथ जियोथर्मल हीट। देखो ग्राउंड वाटर और जियोथर्मल हीट इन दोनों के इंटरेक्शन के कारण क्या होता है, ये गीजर और हॉट स्प्रिंग बनता है। अभी देखो हमेशा ग्राउंड वाटर ही जरूरी नहीं है, कभी कभी रेन वाटर के कारण भी बनता है। रेन वाटर भी फॉल्ट और विंड के थ्रू अगर इतना डीप चले जाए तो उसके कारण भी बनता है, ठीक है। तो अब हम पहले देखते हैं हॉट स्प्रिंग के बारे में कि हॉट स्प्रिंग कैसे बनता है। देखो हॉट स्प्रिंग जो होता है ना, वो नेचुरल डिस्चार्ज ऑफ जियोथर्मली हीटेड ग्राउंड वाटर दैट फ्लो कंटिन्यूअसली इनटू अर्थ सरफेस। ये क्या होता है कि कंटिन्यूअसली अर्थ के सरफेस पे पहुंचता है, ठीक है। ये है हमारा हॉट स्प्रिंग। अभी देखो ये क्या है, नेचुरल डिस्चार्ज के बारे में बात कर रहा है। अभी समझना है इसको, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि जो फॉर्मेशन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता होगा। अगर आप एक बार फॉर्मेशन समझ जाओगे तो फिर आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो ये बात करता है नेचुरली हीटेड ग्राउंड वाटर का कंटिन्यूअस फ्लो के बारे में, जो कि सरफेस पे हो रहा है। अभी इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखो रेन वाटर जो, ये रेन वाटर क्या होता है, क्रैक्स और जॉइंट के थ्रू क्या होता है कि अर्थ के उस हिस्से तक पहुंच जाता है जहां पे क्या है, ये हॉट रॉक और मैग्मा वाला रीजन है। वो कहाँ तक पहुंच गया, उस जोन तक पहुंच गया जहाँ पे हॉट रॉक और मैग्मा वाला रीजन है। वहां पे पहुंचते ही क्या हुआ, ये जो पानी गया था, ये पानी क्या हुआ, गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद क्या होता है, फिर वो ऊपर उठने लगता है। तो ये फिर ऊपर की तरफ उठने लगा ड्यू टू कन्वेक्शन, ठीक है। एंड इसके कारण क्या होता है कि ये जब सरफेस पे इमर्ज करता है तो एक हॉट स्प्रिंग की तरह हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कन्वेक्शन के कारण ये ऊपर आया और ऊपर आके सरफेस पे दिख गया। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा हॉट स्प्रिंग और गीजर क्या है। तो सबसे पहले देखो ये हमारा हॉट स्प्रिंग, ठीक है, बहुत आराम से पानी ऊपर आता है और पूरा पानी ऊपर में दिख रहा है, गर्म है और नॉर्मल यूज के लिए, ठीक है। बहुत आदमी देखोगे कि हॉट वाटर स्प्रिंग में जाते हैं, नहाते हैं। बहुत सारी ऐसे भी हमारे, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में क्या है ना कि आप कहानी सुनते होगे कि कोई ऐसा तालाब है जहाँ पे नहाने से शरीर की जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और लोग उसे रिलीजन से जोड़ देते थे। तो बस यहाँ पे आपको वही समझना है, ये क्या है हमारा हॉट स्प्रिंग उसी तरह का है। यहाँ पे क्या है ना कि हॉट स्प्रिंग का बहुत सारा टाइप होता है, एक होता है नॉन बॉइलिंग, एक होता है बॉइलिंग और एक होता है मिनरल स्प्रिंग। मिनरल स्प्रिंग क्या होता है, उस पानी में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, जैसे कि सल्फर, सिलिका, इस तरह के मिनरल, जिसके कारण क्या होता है वो कभी कभी ऐसे ऐसे मिनरल्स भी मिलते हैं उसमें जो कि स्किन के लिए अच्छे होते हैं। और इसीलिए वो हिंदू मिथिकल स्टोरीज से जोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि आप उस तालाब में नहाओगे तो आपको स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। इस तरह का चीजें आपको दिखेगा, ठीक है। हम्म। अब आते हैं हम लोग गीजर पे। गीजर क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो गीजर के बारे में। गीजर एक स्पेशल टाइप का हॉट स्प्रिंग होता है जो कि इंटरमिटेंटली इरप्ट करता है, ठीक है। ये क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ हॉट स्प्रिंग दैट इरप्ट इंटरमिटेंटली, ठीक है। और आप देखोगे इजेक्टिंग हॉट वाटर एंड स्टीम वायलेंटली। ये क्या करता है, हॉट वाटर तो रिलीज करता ही करता है, साथ ही साथ स्टीम भी रिलीज करता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वायलेंटली करता है और एट इरेगुलर इंटरवल। इसका जो इंटरवल भी होता है वो बहुत ज्यादा इरेगुलर होता है, ठीक है। और यहां से आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, इसका जो कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या क्या जरूरी होनी चाहिए ताकि इसका फॉर्मेशन हो। तो इसका फॉर्मेशन क्या होता है, जो डीप अंडरग्राउंड वाटर होता है ना, जब वाटर डीप अंडरग्राउंड चैम्बर में जमा हो जाता है और हाई प्रेशर के कारण वो बहुत ज्यादा हीटेड हो जाता है, बहुत सुपर हीटेड हो जाता है और क्या होता है वो स्टीम बन जाता है। और जैसे ही स्टीम बनता है, स्टीम बनने के कारण क्या होता है कि वो उसका प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने के कारण अचानक से रिलीज होता है, एक्सप्लोसिव इरप्शन होता है, ठीक है। और इसी इरप्शन के कारण क्या होता है कि ये आपको इस तरह से दिखता है, देखो ये पिक्चर, ठीक है। एक बार में इरप्ट हुआ बहुत ज्यादा हीट के कारण, इरप्शन के कारण आप देख लो यहाँ पे आपको स्टीम भी दिख रहा है, आपको वाटर भी दिख रहा है, ठीक है। ये चीज आपको गीजर में दिखता है। आपको हॉट स्प्रिंग क्या है, बहुत नेचुरल, बहुत जेंटल होता है, आराम से इरप्ट करता है, सरफेस पे पहुंचता है। लेकिन जब आप गीजर में देखते हो तो गीजर क्या, बहुत वायलेंटली इरेगुलर इंटरवल पे वहां पे इरप्शन होते रहता है, ठीक है। अभी आप एक चीज और समझो, जो गीजर है ना, इसका बनने के लिए कंडीशन क्या क्या जरूरी है। देखो सबसे पहले जो जियोथर्मल हीट है ना वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, इंटेंस जियोथर्मल हीट होना चाहिए।
एंड साथ ही साथ एबंडेंट ग्राउंड वाटर भी उतना अमाउंट में वहां पे होना चाहिए कि वो गर्म होके उतना प्रेशर के साथ ऊपर आ सके, ठीक है। एंड इसके साथ साथ क्या है, नैरो कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड प्लम्बिंग सिस्टम। मतलब यहाँ देखो, इस पिक्चर को देखो, यहाँ पे क्या इजिली ऊपर आया था जब हम हॉट स्प्रिंग के बारे में देख रहे थे। अभी देखो यहाँ पे जो प्लम्बिंग सिस्टम है ना, वो कैसा है, दो, एक दो तीन इस तरह के बॉक्सेस बने हुए हैं, और ये जो वेंट सिस्टम है ये अलग अलग बना हुआ है, और इसका जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन देखो कितना बड़ा है, और एक बार में ये ऊपर जा रहा है। सुपर हीटेड वाटर क्या हो रही है, एक बार में ऊपर जा रही है, जिसके कारण ये बना पा रहा है गीजर, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होना कंपलसरी है, तभी वो गीजर का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और ये तो हमने देख लिया फॉर्मेशन कैसे होता है। वाटर क्या होता है, अंडरग्राउंड चैम्बर तक पहुंचता है, वहां पे सुपर हीट हो जाता है अंडर प्रेशर, फिर स्टीम फॉर्म होता है, और ये स्टीम क्या होता है, और जब वो स्टीम में बदलता है तो इसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है, और फिर सडन रिलीज होता है, और ये एक्सप्लोसिव हम इरप्शन के साथ देखते हैं, ठीक है। और ये जो आपको गीजर और हॉट स्प्रिंग टाइप दिख रहा है, ये अर्थ के उन हिस्सों में ही दिखेगा जहां पे आप देखोगे कि वॉल्केनिक एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो। जैसे कि देखो आइसलैंड, जैसे कि येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है, ठीक है, वो इंडिया का नहीं, ठीक है। फिर न्यूजीलैंड, कामचटका, और हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट। हिमालयन जियोथर्मल बेल्ट में भी आपको कहीं कहीं पे देखने मिलता है कि हॉट स्प्रिंग वहां पे भी डेवलप है, हो चुके नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी, ये हमारा वॉल्केनिज्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। वॉल्केनिज्म से रिलेटेड जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अर्थक्वेक को करेंगे।